नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। भाई सभी माताओं और बहनों को नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। और ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं 20 डेज़ का क्रैश कोर्स महिला पर्यवेक्षक के लिए, पहला वीडियो मैंने देखा और एज अ ट्रायल उसको डाला था कि उसमें क्या रिस्पॉन्स आता है बच्चों का। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं और जितनी भी माताएं हैं, सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया और मैं काफ़ी खुश हूँ। अभी 8000 व्यूज़ मेरे ख्याल से अभी जब देखा तो 8000 व्यूज़ तो आ चुके थे, और यकीनन ये ज़्यादा जाएगा, 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक तो चले ही जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये मेरी खुशी है। बस मैं जानकारी साझा कर रहा हूँ अपने साथ, अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर डे 2 वीडियो डला तो डे 1 कहाँ है, डे 1 है तो डे 2 कहाँ है, आगे कब होगा? तो ये बैक टू बैक वीडियोस डल रही है। आज मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डेट है आपका 24 जुलाई। तो जो डे तीसरा है, थर्ड डे का जो कंटेंट है वो 24 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है आज एडिट होके 25 जुलाई तक मिले। अब एक बच्ची का कमेंट आया था, मैं कमेंट को ले लेता हूँ, बस 2 मिनट समय दीजिए और मैं ये चर्चा भी करूंगा। कई बच्चों पूछ रहे थे कि सर पढ़े कैसे तैयारी करें, वो बस बता दीजिए, क्या ये सफिशिएंट है? बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। फिर 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बस दीजिए, उसके बाद हम वापस पढ़ाई पर आएंगे। एक मधुसूदन यादव, ये मैडम कमेंट की थी, सर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मार्गदर्शन करना सर। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे कोई डाउट रहेंगे ना जो लगता है कि अच्छा जेन्यून डाउट है, कोई कॉमन क्वेश्चन है, तो उसको मैं वीडियोस में बताते चलूंगा। तो आप वीडियोस पे कमेंट कर दीजिए, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ। जैसे ही मेरे नज़र में कमेंट पढ़ मिलेगा और मुझे लगेगा कि सभी के सभी को बताना चाहिए और ये टाइप करके नहीं बताया जा सकता, तो मैं वीडियोज़ में आके बता दूंगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन हो गया टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और तैयारी कैसे करें। तो मैंने क्या बोला कि भैया कोई भी एग्जाम दिलाने से पहले इनपुट आउटपुट रेशियो का आकलन किया जाना चाहिए। सर इनपुट आउटपुट क्या रेशियो क्या होता है? इनपुट आउटपुट रेशियो मतलब आपको ये देखना होगा कि किस फील्ड में, टाइम तो अभी कम है ना, किस फील्ड में मैं किस सब्जेक्ट में मेहनत करूं कि मार्क्स मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और ऐसे सब्जेक्ट को आपको दूर रखना है जिसमें मेहनत ज़्यादा हो और मार्क्स कम हो। तो मेहनत कम मार्क्स ज़्यादा, ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी देना है। तो सर ऐसे सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो मैं स्टूडेंट्स को 2 भाग में बांट सकता हूँ, एक वो जो मैथ्स में अच्छे हैं और एक वो जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, ठीक है, मैथ्स में अच्छे नहीं है। अब एक और बच्चे वो जो इंग्लिश में भी अच्छे नहीं है, इंग्लिश जिनका हिला डुला है। तो मैथ्स और इंग्लिश वाले बच्चे को मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका अच्छा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 15 से 20 दिन आपके पास सेफ हैं। 15 से 20 दिन कम से कम आप उन सब्जेक्ट्स पे मेहनत करिए जो आपका अच्छा है। हिंदी आपका अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ी भाषा आपका अच्छा होगा, महिला एवं बाल विकास संबंधी जितने भी प्रावधान है उसको तो मैं कवर कराऊंगा ही, उससे रिलेटेड वीडियोस भी डले हुए हैं, लाली मैडम ने उसको कवर कराया हुआ है। तो सारे वीडियोस को आप देखिए। तो ये 3 सब्जेक्ट, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, हिंदी, महिला एवं बाल विकास, इसको तो कंटेस्ट कीजिए। आपको कोई नहीं बोलता कि 100 में 100 लाइए तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो क्यों चिंता करते हो कि इंग्लिश अच्छे से नहीं बन रहा है, मैथ्स अच्छे से नहीं बन रहा है? तो सर क्या इसको कभी नहीं देखना है? नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। देखेंगे, कब देखेंगे? जब बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाए, जिनको तैयार करने में कम समय लग रहा है, तो पहले उनको कीजिए ना। मैथ्स इंग्लिश ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, उसको एक हिस्सा बस दीजिए, थोड़ा सा समय।
कि एकदम लास्ट में बर्डन भी ना पड़े, तो पहले उन सब्जेक्ट्स को कवर करिए जो इजीली कवर हो जाता है। तो अभी महिला एवं बाल विकास से संबंधित जितने वीडियोस डले हैं यूट्यूब पे पूरा देखिए, सुमन मैडम के द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया गया है वो भी कवर कीजिए, और ये क्रैश कोर्स जो 20 डेज का चलेगा उसमें भी इस कंटेंट को मैं डालूंगा, ठीक है, तो चिंता मत करना। साथ ही साथ लालनी मैम के वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो भी पढ़िए। हो सकता है कोई कोर्स खरीदा होगा तो कोर्स में तो सारी चीज़ें डली हुई हैं, आप महिला एवं बाल विकास की सभी चीज़ें उसको देखिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी दिलाते चलिए। टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस है ना, तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप दिलाओगे तो एक्चुअल में जो एग्जाम में बैठने का अनुभव आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज दिलाइए। टेस्ट सीरीज का चार्ज है 159 रुपीज़ अवेलेबल है, और कई बच्चे कमेंट कर रहे थे सर 159 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए ये बात मुझे सच नहीं लगती। आप 300 400 500 रुपये का रिचार्ज करा के मोबाइल में तभी तो नेट यूज़ करते होगे। एक बच्चा कमेंट किया कि सर मैं ये 100-150 रुपये का अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसको भी फ्री कीजिए। हर चीज़ें फ्री में नहीं हो सकती ना दोस्त, ठीक है, हमारे यहाँ स्टाफ है, हर चीज़ तो मैनेज करना है। तो ऐसा बोलोगे तो नहीं चलेगा। 150 रुपये भी अवेलेबल नहीं बोलोगे तो मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं। एक बच्चा अभी EMRS हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप फीस को 1000 रुपये क्यों रखे। तो आप क्या सरकार को ये बोलने जा रहे हो 1500 रुपये और 1000 रुपये फॉर्म भरने की फीस है, तो वहाँ ये बोल रहे हो कि नहीं मैं फॉर्म नहीं भर सकता, आप इस फीस को कम करें, नहीं बोल रहे हो ना, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बोलने का ऑप्शन ही नहीं है। तो फीस 1000 महंगा लग रहा है लेकिन फॉर्म की फीस सस्ती लग रही है, तो ऐसा नहीं होता। 150 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेस्ट सीरीज आप परचेज करिए, उसके बावजूद मैंने कुछ टेस्ट को फ्री रखा है, तो आप जाके दिला सकते हो फुल एंड टेस्ट को, ठीक है। तो उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जिन पे मार्क्स ज़्यादा मिले, टाइम कम लगे, क्लियर। और 20 डेज का क्रैश कोर्स आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। हर रोज़ 2 से ढाई घंटे की क्लासेस तो चली रही हैं, हो सकता है आगे चल के वो थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाए, 3 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, 5 घंटे तक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कराऊं, क्लियर। टाइम मैनेजमेंट की बात पर भी आएंगे जो मधुसूदन यादव मैडम ने पूछा था। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो एकदम फुल फ्लैश तैयारी करना चाहता महिला पर्यवेक्षक का, तो वो तैयारी भी आप कर सकते हो। उसमें 900 या कुछ 1000 रुपये से कुछ फीस है, उसकी मेरे कोई आइडिया नहीं है, 1000-2000 रुपये कुछ फीस है, 1000 या 2000 होगी। तो वहाँ से आप अपने मिनिमम फीस पर आप तैयारी कर सकते हो, ठीक। और टाइम मैनेजमेंट पर ऊपर आते हैं जो मधुसूदन यादव मैडम ने पूछा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। बहुत ही कम टाइम दिया गया आपको, उसमें आपको मैथ्स भी सॉल्व करने हैं, रीजनिंग भी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो कोई बच्चा ये कहता है कि सर मेरा मैथ्स अच्छा है तो क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। और सर क्या मेरा मैथ्स अच्छा है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात आ रही है तो जो मैं अपना स्ट्रेटजी अपनाता हूँ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों से ये मैच ना खाए, कुछ लोगों के विचार से मैं सहमत ना रहूँ या मेरे विचार से वो सहमत ना रहें, लेकिन जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठो उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो जिसका आंसर आपको या तो आता है या तो नहीं आता, बस बात खत्म। या तो आएगा या नहीं आएगा, सोचने जैसा कुछ भी नहीं। हिंदी या इंग्लिश कोई को बनाओगे या तो आता होगा या नहीं आएगा। GS या पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है कन्फ्यूजन हो तो उसको साइड रखना, गोला मार के अलग रख देना, मतलब टिक करके अलग रख देना कि भैया मेरे को इसको लास्ट में देखना है। तो पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए जिसके आंसर आपको या तो आते हैं या नहीं आते। उससे क्या होता है, उससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कम समय में आप बना लेते हो जितना आपको बनाना होता है। और मैथ्स रीजनिंग जो है ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें समय लगता है, जो टाइम टेकिंग होता है, और आप गलती से उस सब्जेक्ट्स को पहले उठा लिए और किसी एक क्वेश्चन में फंस गए, बन नहीं रहे, तो आप उन क्वेश्चंस का मार्क्स भी खो दोगे जो आपको इजीली आता था, आप आसानी से बना सकते थे। तो हमेशा उन सब्जेक्ट्स को उठाना जिसका आंसर या तो मालूम हो या तो नहीं मालूम हो, आएगा देर से आएगा वाला कोई कन्फ्यूजन नहीं। और मैथ्स और रीजनिंग भी जब लास्ट में उठाते हो आप लोग तो उन क्वेश्चंस को पहले आइडेंटिफाई, 2 मिनट ही लगेगा आइडेंटिफाई करने में कि हाँ यार ये इजी है, ये इजी है, इजी है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ोगे ये इजी लग रहा है, इसको बनाया जा सकता है, तो जो बन रहा है ना उसको पहले बनाइए, और जिसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है उसको सबसे लास्ट में रखिए। ऐसा नहीं कि मैथ्स उठाओ तो लाइन से हर किसी को बनाते जाना, ऐसा गलती मत करिए। और यही सबका एक्सपीरियंस आपको दिलाता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज दिलाओगे तो अनुभव होते चलेगा। उसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टोटल 20 टेस्ट हैं, 12 सब्जेक्ट वाइज और 8 फुल लेंथ टेस्ट, तो उसको जरूर दिलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज डे 3 में क्या करेंगे, तो डे 3 में हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे। डे 3, डे 4 और डे 5। डे 4 में मैं एंशियंट या मिडिवल तो आज कवर कर लेंगे। डे 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, 3 दिन लूंगा छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री कवर करने में, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको मैं कवर करा दूंगा। समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसके पीछे के कहानी पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स याद कराऊंगा। अभी सबसे पहला टॉपिक होगा जनजाति विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनजाति विद्रोह के कारण ये नहीं देखेंगे
ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है, आ रहा है, मालूम है, बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से 10 मिनट मैंने समय ले ही लिया आपका। तो हेडिंग डालना जनजाति विद्रोह, जनजाति विद्रोह, ट्राइबल रिवॉल्ट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्राइबल रिवॉल्ट। तो 8 जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा क्लू दे देता हूं कि ये जनजाति विद्रोह हुए क्यों। तो जनजातियों की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है, अपनी रीति रिवाज है, अपने रहन सहन है, अपने जीने का ढंग है। इसको कोई अगर दूसरा डिस्टर्ब करे तो उनको पसंद नहीं। बस इसी कारण से जनजातियों और अंग्रेजों या स्थानीय जो राजा थे उनके बीच विवाद हुआ, तो जनजातियों ने विद्रोह किया। तो टोटल ऐसे 8 विद्रोह के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो 8 विद्रोह लाइन से बताते चलता हूँ कौन कौन से विद्रोह हैं। तो सबसे पहला जो जनजाति विद्रोह था वो हुआ 1774 में, जिसका नाम है हलबा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? हलबा विद्रोह, ठीक है। दूसरा जो विद्रोह पढ़ना है 1825 में, इसका नाम है परलकोट। कौन सा विद्रोह? परलकोट विद्रोह, ठीक है। परलकोट विद्रोह, जितना बता रहा हूँ जनजाति वाले टॉपिक में इतना ही याद करके चले जाना, काफी रहेगा, ठीक है, इतना काफी रहेगा। क्लियर? अब इसको याद कैसे करोगे सर? बहुत सारे ईयर याद नहीं होते, मैं याद कराते चल रहा हूँ। नदी वाला टॉपिक देखे होगे तो आसानी से मैंने उसको याद कराया है। जो बच्चे उसका वैल्यू करते हैं उन बच्चों को मालूम होगा कि ठीक है कितने आसानी से याद हो जाता है। जो चीज़ें मुश्किल थी अब वो आसान होने लगी। इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आसानी से याद कराऊं। तो 5 से परलकोट, 5 से 25 ये ईजी है कि नहीं याद करना? ईजी है। तो 5 से 25 और 5 से परलकोट, 5 से 25, 5 से परलकोट। तो 1825 में परलकोट विद्रोह हुआ। चौथा जो विद्रोह हुआ 1842 में। तीसरा और चौथा जो विद्रोह हुआ है वो 1842 में हुआ। 2 विद्रोह साथ में हुए। एक का नाम था तारापुर और एक का नाम है मेरिया विद्रोह। एक का नाम है तारापुर, एक का नाम है मेरिया विद्रोह। तो इसको मैंने कैसे याद कर लिया? टेढ़ा है पर मेरा है। कुरकुरे का एडवर्टाइजमेंट आता था, जूही चावला करती थी कुरकुरे। अब कुरकुरे थोड़ा टेढ़ापन का शिकार रहता है, उसके जो पीसेज रहते हैं, तो वो टेढ़ा है पर मेरा है से आप याद रख सकते हो। टेढ़ा है से तारापुर, मेरा है से मेरिया। तो 4-2 में 2 विद्रोह हुए, याद रखिएगा। 4-2 में क्या बोल रहा हूँ? 4-2 में 2 विद्रोह हुए। आपको अगर और ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है ना, तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो बस जवाब देते चलिए, ठीक है, सुनते चलिए। 4-2 में क्या बोल रहा हूँ? 4-2 में 2 विद्रोह हुए। टेढ़ा है पर मेरा है, तारापुर और मेरिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर 1856 में एक और विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह का नाम है लिंगागिरी, ठीक है। कौन सा? लिंगागिरी। 6वां, 7वां और 8वां। 1859 में जो रिवॉल्ट हुआ उसका नाम है कोई विद्रोह। कोई। तो कैसे बोलोगे? जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, हम किसी से माफी मांगते हैं, तो सामने वाला क्या बोलता है? कोई बात नहीं या कोई नहीं, ऐसे बोलता है कि नहीं? तो कोई से कोई विद्रोह याद आ जाएगा और नहीं से 1859 याद आ जाएगा। 9 लास्ट का डिजिट याद रखना, सब याद रह जाएगा। लिंगागिरी तो 6 से रिलेट कर सकते हो। कैसे बोल रहा हूँ समझ गया? हर चीज ऑनलाइन खोल के नहीं बोला जा सकता। तो 1856 लिंगागिरी विद्रोह आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 1859 कोई विद्रोह। 1876 में हुआ मुड़िया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुड़िया विद्रोह। और 1910 में एक फेमस विद्रोह हुआ जिसका नाम है भूमकाल विद्रोह। कौन सा? भूमकाल विद्रोह, ठीक है। कौन कौन से विद्रोह हमने देखे? 1774 में सबसे पहला विद्रोह हुआ है। कौन सा विद्रोह? हलवा विद्रोह। 1825 में 5 से 25, 5 से परलकोट। 4-2 में 2 विद्रोह हुए। टेढ़ा है पर मेरा, तारापुर, मेरिया। 1856 में लिंगागिरी। 1859 में कोई विद्रोह, कोई बात नहीं, नहीं से नहीं याद कर सकते हो। 1876 में मुड़िया विद्रोह और 1910 में भूमकाल विद्रोह। ये टोटल लाइन से 8 विद्रोह याद रहेंगे आपको। सर ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कई बच्चों को में आएगा। तो ये मीडियल हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मीडियल हिस्ट्री भी किसका? इंडिया का कि छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ का। पहले 2 दिन में डे 1 और डे 2 का जो क्रैश कोर्स था उसमें मैंने छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का कवर कराया है। पिछले साल वाटरफॉल, जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो नदी और जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, वो मैं 2 दिन में कवर करा दिया मैंने। अभी जो तीसरा, चौथा और 5वां दिन था वो पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास ले लेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास उसमें कवर कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है इतिहास, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वो इसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। आज पूरा मध्यकालीन इतिहास का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करा देंगे। मध्यकालीन इतिहास में जनजाति विद्रोह का टॉपिक है, उसको फिलहाल हम देख रहे हैं। अब हलबा, परलकोट ये सब देख लिए। अब इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि इस टाइम रूलर्स कौन थे। ये तो लोकतंत्र भी है, प्रजातंत्र भी है,
पहले तो राजा महाराजाओं का शासन चलता था, तो छत्तीसगढ़ में भी उस समय ये जितने भी जगह विद्रोह हुए ना, उस समय किसी न किसी राजा और महाराजा का शासन चलता था। तो कौन से राजा का शासन चलता था उसको देखते। तो ये रूलर्स, ये तो रिवॉल्ट का नाम हो गया, विद्रोह का नाम हो गया, ये ईयर सन हो गया। ये रूलर्स देखेंगे जो उस टाइम के शासक थे, तो कौन कौन थे रूलर्स। और 1776 में हलवा विद्रोह के समय जो रूलर थे उसका नाम था अजमेर सिंह। क्या नाम था? अजमेर सिंह। परलकोट में जो लीडर थे, लीडर नहीं रूलर्स जो थे, उनका नाम था महिपाल देव। ठीक है। तारापुर के समय जो, तारापुर और मेरिया ये दोनों के समय जो राजा थे उस टाइम में, वो कौन थे? भूपाल देव। भूपाल देव। फिर ये लिंगागिरी, कोई, मुड़िया, ये तीनों विद्रोह के समय जो रूलर्स थे उनका नाम था भैरम देव। और 1910 में जो लीडर हुए, लीडर नहीं रूलर जो हुए, उसका नाम है रुद्र प्रताप देव। जो राजा थे उस टाइम, शासक थे, उनका नाम था रुद्र प्रताप देव। ठीक है, याद रहेगा, आसानी से याद रखने वाली चीज़ है। हलवा विद्रोह में रूलर कौन थे? अजमेर सिंह। परलकोट में महिपाल देव। तारापुर और मेरिया में दोनों में भूपाल देव हैं, भूपाल है फिर भैरम है, भूपाल है फिर भैरम देव है। तो लिंगागिरी, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह में लीडर कौन थे? भैरम देव। और भूमकाल में कौन थे? रुद्र प्रताप देव। उसके बाद ये जो विद्रोह हुआ उसके लीडर्स कौन थे? एक्चुअल में जो रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, उसका कोई ना कोई नेतृत्व करता है। कभी रैली निकलती है कोई, तो सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है जो आप बाकी लोगों को लीड करता है। हर चीज का कोई एक लीडर होता है कि नहीं होता? हर सेना का एक सेनापति होता है कि नहीं होता? बस वैसे कोई विद्रोह हो रहा है तो सभी के सभी मिलकर विद्रोह जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई एक केंद्रीय शक्ति होती है, एक व्यक्ति होता है जो उनको दिशा दिखाता है, जो उनको नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो वो नेतृत्वकर्ता कौन था? लीडर कौन था? तो ये लिखना, लीडर, नेतृत्वकर्ता। अजमेर सिंह के टाइम में ही अजमेर सिंह ही थे लीडर। कौन थे? अजमेर सिंह ही लीडर थे। परलकोट के टाइम जो लीडर थे उनका नाम था गेंद सिंह। कौन? गेंद सिंह। याद रहेगा, परलकोट के समय जो लीडर थे उसका नाम कौन था? गेंद सिंह। तारापुर के टाइम जो लीडर थे वो कौन थे? दलगंजन सिंह। कौन? दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह। सर आप बता दे रहे हो, याद कैसे होगा? तो मैं याद कुछ कुछ को याद कराते चल रहा हूँ। जैसे देखो, तारा, कभी भी आप तारा देखे होगे दल में रहते हैं, तारा मंडल जो बोलते हैं। आसमान में कभी नजर डालना तो हमेशा आपको तारा जो है, सितारे जो हैं दल में दिखेंगे तारा मंडल दिखेंगे। तो दल से आगना दलगंजन सिंह और तारा से आगना तारापुर। तो दलगंजन सिंह इसके हैं। माँ से मेरा और माँ से मांझी, तो एक फेमस मूवी का कोई डायलॉग था, फेमस डायलॉग था, आता मांझी सटक ले, मतलब मेरा मूड खराब हो गया, ऐसा कुछ बोलना चाहता था वो। तो माँ से मेरिया, माँ से मांझी, तो मेरिया का जो लीडर है वो कौन है? हिड़मा मांझी। लिंगागिरी, लिंगागिरी के हैं ध्रुवा राम माड़िया। ध्रुवा राम माड़िया। इसको कैसे याद किया? देखो, लिंगागिरी, गिरने से, अब गिर जाओगे तो भैया चोट लगेगा, आपके मिट्टी में गिर जाओगे, माड़ी वगैरह में चोट लगेगा, माड़ी छुला जाता, माड़ी मतलब घुटना, तो कहीं गिर गए तो माड़ी छुला जाएगा और उसमें धुर्रा मिट्टी लग जाएगा, तो ध्रुवा राम माड़िया, माड़ी छुला जाएगा माड़िया। ठीक है, गिर गए तो लिंगागिरी और उसके लीडर कौन? ध्रुवा राम माड़िया। कोई विद्रोह कोई से आगना, जैसे हम कोई नहीं से याद किए थे 1859, कोई विद्रोह भी याद कर सकते हो। कोई नहीं से एक और ना से याद रखना, नागुल दोरला। कौन? नागुल दोरला। इसको जो लीडर है कौन है? नागुल दोरला। फिर मुड़िया विद्रोह के झाड़ा सिरा, जैसे खैर हमारे बाल तो छोटे होते हैं, लड़कियों के बाल लंबे चौड़े होते हैं, एकदम बड़े बड़े घने बाल, तो जब नहा के आते हो तो ऐसा पूरा मुड़ी झर्राते हो आप। मुड़ी झर्राते हो किसके लिए? पानी झराने के लिए। तो मुड़ी झराने से रखना मुड़िया विद्रोह का, मुड़ी से मुड़िया, झाड़ा झर्राते हो, झाड़ा क्या झर्राते हो? सिर, है ना, तो सिरहा, तो झाड़ा सिरहा, सिरहा सिरहा। तो मुड़िया विद्रोह के जो लीडर है उसका क्या नाम है? झाड़ा सिरहा। 1910 में जो भूमकाल विद्रोह हुआ रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में, उसके जो लीडर थे उसका नाम था गुंडाधुर। गुंडाधुर। इसको कैसे याद कर लिए? भूमकाल से भूमाफिया करके याद कर लिए। भूमाफिया, तो जो भूमाफिया होते हैं जो किसी भी जमीन में कब्जा कर लेते हैं, उन लोग तो गुंडे होते हैं, तो गुंडे से याद रखना गुंडाधुर। ठीक है, नाम क्या है? गुंडाधुर, याद रहेगा गुंडाधुर। तो ये एक ओवरव्यू दे रहे हैं आठों के आठों ट्राइबल रिवॉल्ट का, और समय के अभाव में मैंने बोला कि इसके अंदर का पॉइंट्स नहीं बताया जा सकता, क्यों ये विद्रोह हुआ, कैसे विद्रोह को दबाया गया, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये जो सब व्यक्ति है
क्यों विद्रोह किए, ये सारी बातें हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चार्ट, ये चार्ट को आपको पूरा चार्ट लेना है, ठीक है। तो ये लाइन से रिलेट हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सा विद्रोह कौन कौन से प्लेस में हुआ, कौन कौन से क्षेत्र में हुआ। तो जो परलकोट विद्रोह हुआ वो है कांकेर में कांकेर में। हलबा और मेरिया, ये दोनों विद्रोह ऐसे हैं जो हलबा और मेरिया, ये दोनों विद्रोह ऐसे हैं जो कहाँ पे हुआ है, बस्तर में। इसको मैं कैसे याद किया हूँ, आमतौर पर जब छोटे बच्चे रहते तो लड़ाई झगड़ा करते नहीं, ये तेरा बिस्तर ये मेरा बिस्तर, तो मेरा बिस्तर तेरा बिस्तर कर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मेरा से मेरिया याद रख लीजिएगा, और बिस्तर से क्या याद रख सकते हो आप, बस्तर, ठीक है, क्या याद रख सकते हो, बस्तर। हलबा विद्रोह बस्तर में हुआ, इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो जो बलराम भगवान है उनका एक हथियार था, हल था कि नहीं था। तो किसी भी मूवी सीन में देखे होगे जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो फाइटर होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, अपना गन अपना हथियार कहाँ पे रखते हैं, बिस्तर पे रखते हैं, जो हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, जिसको तलवार हो गया गन हो गया अपने सोने के समय तकिए के पास रखते हैं, नहीं रखते, बिस्तर में रखते हैं, ताकि कोई अचानक से हमला करे तो तुरंत उनका हाथ कहाँ पे पहुंच जाए, बंदूक पे पहुंच जाए। तो वैसे ही हल भी एक हथियार है, तो उसको भी कहाँ रखोगे, बिस्तर में, तो बिस्तर से क्या याद रख सकते हो, बस्तर, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत रिलेट करके याद रखोगे ना तो याद रह जाएगा आसानी से। तारापुर, देखो तारापुर का जब मैं लीडर याद करा था तो कैसे याद करा था, तारापुर, तारा किस में रहता है, दल में रहता है, तो द से दलगंजन सिंह, और द से दलगंजन, द से ही याद रखना क्या, दंतेवाड़ा, क्या याद रखोगे, दंतेवाड़ा आपको याद रखना है, क्लियर है। लिंगागिरी, गिरे धुराराम माड़िया, लिंगागिरी ये रखना बीजापुर, और जो कोई विद्रोह हुआ ना, कोई विद्रोह, ये भी कहाँ पे हुआ है, बीजापुर में। दोनों को मैंने कैसे याद किया, ये लिंगागिरी देखो 1856 में है, तीसरा जेंडर से याद कर सकते हो। मेरा उद्देश्य किसी भी वर्ग के लोगों को उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बट चीज़ें जोड़ने के लिए, चीज़ें याद करने के लिए, रिलेट करने के लिए वैसे याद करा देता हूँ। अगर किसी को अपमान महसूस होता है तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ, बट ये बच्चों की भलाई के लिए है, चीज़ें उनको याद हो जाए आसानी से। तो लिंगागिरी थर्ड लिंग, तीसरे लिंग के बारे में बात करते हैं तो लोग ऐसे ताली बजाना उनका आदत है, तो ताली बजाने से बीजापुर, बजाने से क्या कर सकते हो, बीजापुर, और ये लिंगागिरी यहाँ लिंग थर्ड लिंग से भी याद कर सकते हो, 6 से भी रिलेट कर सकते हो, तो ताली बजाने से बीजापुर याद रह जाएगा आपको। फिर देखो कोई विद्रोह, अब आमतौर पर लड़कों लोग की बोलचाल की भाषा देखोगे ना, ये लड़कों क्या कोई भी हो तो उसमें बजाना मतलब होता है मारना पीटना, एक बैंड बजाना हो तो अलग हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना उसके कान के नीचे 2 ठोक बजा, कान के नीचे 2 ठोक लगा, तो उस लगाने का, उस बजाने का मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, मारना हुआ, ठीक है। तो ऐसे बोलते नहीं कोई नहीं मार साले को, कोई नहीं बजा साले को, तो कोई नहीं से कोई विद्रोह, ना से 1859, ना से नागुल दोरला, और बजा साले को से रखना, बजाने से ही याद रख सकते हो क्या, बीजापुर। और साले को बोलने की क्या आवश्यकता है, साले साले काहे गाली दे रहे हो सर, तो साले से याद रखना ये विद्रोह जो हुआ था साल वृक्ष की कटाई को लेकर हुआ था, ठीक है, किसकी कटाई को लेकर, साल वृक्ष, तो याद रखना इसमें साल वृक्ष की कटाई को लेकर ये विद्रोह हुआ था, ध्यान रहेगा, ठीक है, क्लियर। एक्चुअली कहानी कुछ ये था, आमतौर पे इसको छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन बोला जाता है, एक वृक्ष के पीछे एक सर ऐसे नारा दिया जाता है, और उसके एक्चुअल पीछे कहानी ये थी, जो वहाँ के जो जनजातीय लोग थे उन लोग ये नहीं चाहते थे कि भैया साल वृक्ष की कटाई मत हो, रेलवे ट्रैक बिछना था, वहाँ का रास्ता पूरा जंगल साफ करना था, तो जो कटाई का, साल वृक्ष की कटाई का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हैदराबाद के निज़ाम को दे दिया गया था, मतलब दूसरे लोगों को दे दिया गया था। तो आदिवासी बोले कि भैया जंगल हमारी, जमीन हमारा, तो इसमें पैसा कटाई करेंगे, साफ सफाई करेंगे तो उसको भैया पैसा तो मिलेगा, तो आजीविका का साधन दूसरे को क्यों देना, हमको क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो बोले कि भैया एक वृक्ष के पीछे एक सर, तो आमतौर पर इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि अगर एक वृक्ष काटना तो उससे पहले हमारा सर काटना पड़ेगा, लेकिन उसका अर्थ उन लोग ये नहीं था, उसका अर्थ ये था कि भैया तुम एक वृक्ष काटोगे तो हम तुम्हारा एक सर काट देंगे, ठीक है, तो वो उसका अर्थ था। तो साल वृक्ष के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, ये विद्रोह हुआ था। मुड़िया झाड़ा सिरा, तो जो मुड़िया विद्रोह हुआ वो कहाँ हुआ, सुकमा में है, और जो भूमकाल विद्रोह हुआ है गुंडा ध्वर जिसके नेतृत्व करते थे, तो गुंडा कोंडा याद कर सकते हो, गुंडा कोंडा, तो ये वाला जो विद्रोह हुआ वो कहाँ पे हुआ, कोंडा गांव में, ठीक है, कहाँ पे हुआ, कोंडा गांव में, नीचे साइड थोड़ा लिखते नहीं बनता, कोंडा गांव, क्लियर। तो ये वाला चार्ट आपको पूरा चार्ट लेना है, ठीक है, पूरा कंप्लीट तरीके से याद रखना है, मीडियल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर और जो अलग अलग वंश है, बहुत ज़्यादा नहीं, हम एक पढ़ेंगे कलचुरी वंश के बारे में, ठीक है, कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, रतनपुर के कलचुरी वंश, फिर रायपुर के कलचुरी वंश। अभी जस्ट 2 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, मर्ज करके वीडियो डल जाएगा। कलचुरी वंश के बारे में पढ़ना है, फणीनाग वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बस्तर के काकती वंश के बारे में पढ़ना है, और ये मीडियल हिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा। और यकीन मानिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो सारी चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। हो सकता है मैं कहानी स्किप करूँ, क्योंकि हिस्ट्री एक बोरिंग पार्ट होता है, और
इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी बताना जरूरी होता है, और ये मेरा प्रयास है कि बिना कहानी बताए इसको बताया जा रहा है, बता रहा हूँ मैं, बताने का प्रयास है। हो सकता है आपको बोर लगे, हो सकता है आप कमेंट में उट पटांग चीज़ें लिखो, लेकिन यकीन मानिए यही आपके लिए अभी फिलहाल आवश्यक है। जो तुरंत जो डोज मिलना चाहिए ना, यही डोज आपको मिलना है। ठीक, इतना चीज़ें याद करिए, और आपके पास कहानी जानने का भी वक्त नहीं है और डीप में घुसने का वक्त नहीं है। तो जैसे जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 होते जा रहा है, आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, इस लाइन से नोट्स बनाइए। कई बच्चे पूछ रहे थे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो देखिए हर चीज़ अगर मैं यूट्यूब में फ्री डाल दूंगा ना, तो जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं उनको आपत्ति हो जाएगा, फिर वो बोलेंगे हम क्या गलती किए। तो जिसके इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ नोट्स है वो एप्लीकेशन में पेड कोर्स में अवेलेबल है, चाहे तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। 1999 या 999 ऐसा कुछ का प्राइस है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप वहाँ परचेज कर सकते हो, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सर यहाँ पढ़ा रहे फिर कैसे करें, तो ये तो यूट्यूब में डल रहा है। अगर कोई पीडीएफ यूज़ होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप लिखें। अगर आप चाहते हो कि नोट्स बनाए तो ऐसे नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स अगर बनाएंगे तो लिखते लिखते चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी, उसको बहुत जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट का आप भी ब्रेक लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला हिस्सा कवर कीजिए, इसको पढ़िए, फिर हम मिडिवल हिस्ट्री में और दूसरे पार्ट भी देखेंगे। ठीक, चलिए ये डे 3 का क्रैश कोर्स चल रहा है, और इसमें हमने जो पहला पार्ट था उसमें जनजाति विद्रोह देखे थे। ठीक है, जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़े, और कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो 2 चीज़ें थी, एक तो मैं जो शुरुआत के 2 लेक्चर्स लिए ना उसके पीडीएफ वो पेड कोर्सेज में अवेलेबल है। मैंने फिर एक ऑप्शन बताया था कि यूट्यूब में चल रहे उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी एक ऑप्शन, कई बच्चे का कमेंट आया देखा डे 1, डे 2 में कि सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड होता तो ज़्यादा आसान हो जाता। तो ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है मेरा। अभी जो मिडिवल हिस्ट्री खत्म कराऊंगा ना, अभी ये डे 3 में ही पूरा मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। जो 7-8 लेक्चर्स होते थे मैं पूरा इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट पूरा यहाँ पे बता दूंगा, वो एक ही आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो नोट्स है ना वो अवेलेबल हो जाएगा। अब कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। ठीक है, योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, आप अपना नाम और नंबर रजिस्टर करोगे तो ना लेफ्ट साइड इधर ऐसे 3 लकीर दिखाई देगा आपको। 3 लकीर में जब ऐसे दबाओगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, स्टडी मटेरियल। अब इस स्टडी मटेरियल में डालोगे ना तो कंप्लीट छत्तीसगढ़ का नोट आएगा, कंप्लीट सीजी। तो कंप्लीट सीजी नोट्स, ये इसी फोल्डर लिखा होगा कंप्लीट सीजी, उसको डाउनलोड कर लेना। उसके ये आई थिंक 64वें-65वें पेज में ये मध्यकालीन इतिहास है जो अभी मैं कवर कराने जा रहा हूँ, तो वो पूरा आपका उसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जो अभी पढ़ा रहा हूँ। और अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है प्रत्येक व्यक्ति को रिप्लाई कर पाना। हर व्यक्ति व्हाट्सएप पे एक्सपेक्ट करता है कि मुझे सेंड कर दूं, लेकिन चूंकि समय का अभाव और इतने सारे मैसेजेस रहते हैं मैं यकीनन देख नहीं पाता। ठीक है, मैं 4 स्टाफ उसके लिए अलग से रखा हूँ कि वो भैया टाइम टू टाइम आपके पास मोबाइल रहेगा, इसके बाद आपके पास मोबाइल रहेगा, जो मैसेज उसका रिप्लाई का। उसके बावजूद हर रोज पेंडिंग रह ही जाता है मैसेज, तो पर्सनली मैसेज नहीं कर पाऊंगा। अगर वहाँ से आपको मिल जा रहा है तो ठीक है, डाउनलोड कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए मध्यकालीन इतिहास में कुछ चीज़ें हैं। मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ना है हमको, मिडिवल हिस्ट्री में, छत्तीसगढ़ के मिडिवल हिस्ट्री में तो बहुत सारे डायनेस्टीज हैं, राजवंश है, उसके बारे में पढ़ना है जो छत्तीसगढ़ में शासन किए, और एक जनजाति विद्रोह। इतना ही मिला के मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाता है। ठीक, तो जो जनजाति विद्रोह था अभी पहले पार्ट में पढ़ा दिया डे 3 का। उसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स हैं इसमें जो लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं बाकायदा स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। उसके अलावा कुछ राजवंश है, उसके अलावा कुछ क्या चले जा रहा है, पीला ठीक है, लाल नहीं जाना चाहिए, लाल नहीं जा रहा ना। ठीक, चलिए तो मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे पहला कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी वंश। ठीक है, कलचुरी राजवंश। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पहला राजवंश प्लेयर क्या पढ़ रहे हो समझ आना ना, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना। कई बच्चों का ये रहता है कि 2-2 ढाई घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ने की आदत नहीं है, तो पहली बार पढ़ते तो हौच पौच लगता है। अभी बस विश्वास करिए, पढ़ते जाइए फैक्ट्स, और आपके पास ये ऑप्शन है यूट्यूब में डला है तो उसको 2-3 बार 4 बार रिवाइज करके देख लेना, एक बार में याद नहीं होगा। विवेकानंद थोड़ी ना हम लोग, वो रजनीकांत थोड़ी ने कैसे किताब ऐसे पढ़े और फेंक दिए पूरा याद हो जाएगा। आपको 2 से 3 बार समय देना पड़ेगा, 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तब जाके याद होगा। तो जो जनजाति विद्रोह था मिडिवल हिस्ट्री में वो हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया, पहला जनजाति विद्रोह कवर कर लिया, जनजाति विद्रोह। अब क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जितने डायनेस्टीज जो राज किए हैं, राजवंश छत्तीसगढ़ में, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कलचुरी वंश हो गए। कलचुरी वंश की भी 2 शाखा थी, एक रतनपुर की थी, एक रायपुर की थी, उसके बारे में पढ़ेंगे।
फिर कवर्धा के फणी नागवंश के बारे में पढ़ेंगे, बस्तर में काकती वंश के बारे में पढ़ेंगे, छिंदक नागवंश के बारे में पढ़ेंगे, इतने पढ़ेंगे और ये मीडियल हिस्ट्री पूरा आपका खत्म हो जाएगा। तो जो पहला पार्ट पढ़ेंगे वो है कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश के शासक पढ़ते हैं। कहानी पर मैं नहीं जा रहा हूँ, कहानी बताने का समय नहीं है, तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अब जो कलचुरी वंश का शासन था वो लगभग कब से कब तक चला? 1000 से लेकर 1741 तक चला। 750 साल चला ये शासन, 750 छत्तीसगढ़ में। और पूरे भारत का ये लंबा शासन काल वाला कोई राजवंश है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो राज किया है वो कौन है? कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में 1000 से लेकर 1741 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, बात समझ आई? तो कलचुरी वंश के जितने भी राजा हुए उसको लाइन से आपको याद रखना है, जितने भी राजा हुए उसको लाइन से आपको याद रखना है। तो सर कैसे याद होगा? तो देखो, इसके लिए मैंने एक निमोनिक कोड बना लिया। शुरुआत में ये निमोनिक कोड आपको हेल्प करेगा राजा महाराजा जितने भी नाम है उनको याद करने में लाइन से। इससे फायदा क्या होगा? दो चीजें फायदे होती है। पहला तो क्वेश्चन बनाने में हेल्प हो जाएगा, जब आपको लाइन से जमाने देता ना कि क्रमानुसार उनके कालक्रम के अनुसार जमाइए, तो आप यहाँ इस निमोनिक कोड के माध्यम से आसानी से बता सकते हो। ठीक है, ये क्लियर? और दूसरा क्या बेनिफिट मिलता है? दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि चीजें क्लियर रहेगी, कौन किसके बाद आया ना, ये पॉइंट्स अगर क्लियर रहे तो मेरे ख्याल से आंसर बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसान हो जाता है। तो इसके लिए जो निमोनिक कोड मैंने बनाया हुआ है वो है KKR, PJR, PJJRP और बकलतरा सरम। सर क्या बोले, नहीं समझ आया? एक एक करके देखते हैं। कलचुरी वंश, क से कलचुरी वंश और क से KKR। KKR याद रहेगा तो आपको याद रह जाएगा कि भैया ये जो कोड है वो किसका है? कलचुरी वंश का है। KKR कोलकाता नाइट राइडर्स एक टीम होती है। अब महिलाएं खास करके उतने क्रिकेट नहीं देखती, अगर पुरुष रहता तो तुरंत क्लिक कर जाता कि कोलकाता नाइट राइडर्स करके टीम है KKR सुने होगे। तो KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, तो वो KKR याद रहेगा। फिर KKR से ही PJR राइम कर लेना, PJR। फिर PJR याद है तो PJJRP याद रहना। फिर जांजगीर चांपा में एक जगह है अकलतरा, अकलतरा से बकलतरा याद रख लेना, बकलतरा। अब कोई बकेगा, बकलेगा, बकलतरा करेगा तो उसको शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो शर्म, बकलतरा शर्म। ये निमोनिक कोड याद करना आप। KKR पहले के से है कलिंगराज, याद करते चलना कलिंगराज। और मैं ज़्यादा रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है ना आपके पास समय नहीं है। जब आपको टाइम मिले तो उस वीडियो को 2x स्पीड में डाल के देखना, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैं बस एक बार बताते चल रहा हूँ जो भी कोड है, जो भी ट्रिक है। हो सकता है आपको लगे कि सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, लेकिन मैं फास्ट नहीं, मैं आपको स्पीड मेंटेन कराने का प्रयास करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्पीड मेंटेन करूंगा। के से कलिंगराज, के से कमलराज और आर से रत्नदेव प्रथम। के से कलिंगराज, के से कमलराज, फिर आर से क्या है? रत्नदेव प्रथम। अब जब दोबारा आर आएगा ना, मतलब रत्नदेव द्वितीय हो जाएगा, तीसरी बार आएगा तो रत्नदेव तृतीय हो जाएगा। ठीक है, तो के से कलिंगराज, के से कमलराज और आर से रत्नदेव प्रथम। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो PJR, KKR तो हो गया। KKR के बाद PJR, P से याद रखना पृथ्वीदेव प्रथम, जे से रखना जाजल्यदेव प्रथम, फिर आर से रत्नदेव द्वितीय, क्योंकि रत्नदेव प्रथम ऊपर आ चुका है। अब आएगा कौन? रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, फिर आएगा PJJRP, तो P से पृथ्वीदेव द्वितीय, जे से जाजल्यदेव द्वितीय। अब ध्यान देना, पृथ्वीदेव और जाजल्यदेव ये दोनों द्वितीय तक ही सीमित है। एक ही व्यक्ति का नाम है रत्नदेव जो कि तीसरे तक आता है, रत्नदेव तृतीय, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर जो जाजल्यदेव के बाद ये जाजल्यदेव तृतीय नहीं है, ये क्या है? जगतदेव है। फिर रत्नदेव तृतीय, क्योंकि मैंने बोला रत्नदेव 3 बार आएगा। फिर पी से देखो पृथ्वीदेव तृतीय नहीं है, द्वितीय तक ही सीमित है, तो ये पी से कौन है? प्रतापमल। फिर बकलतरा शरम से याद रखना, बी से बहारेंद्र साय, क से कल्याण साय, बकलतरा, त से तकत सिंह, बकलतरा। अच्छा, बहारेंद्र साय, क से कल्याण साय, ल से लक्ष्मण साय है, त से तकत सिंह है, फिर र से राज सिंह है, सरम, स से सरदार सिंह, र से गुरनाथ सिंह और म से मोहन सिंह। ये लाइन से रूलर्स याद हो गए। नहीं हुए होंगे कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करिए, 2 मिनट इसको लाइन से याद करिए, 2 मिनट समय दीजिए, याद करिए। अब जैसे ही याद हो जाए, ठीक है, वापस कंटिन्यू करते हैं। और इसमें और बहुत सारे डिटेल से निमोनिक कोड हैं। मैं सीधा रायपुर के कलचुरी वंश में आता हूं और जहां से हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो जनजाति विद्रोह के बारे में बताया था, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन है, रायपुर के कलचुरी वंश। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। इससे पहले मेरा अनुरोध है सभी माताओं और बहनों से, अगर आपको ये सेशन, ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा ना, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर उससे क्या बेनिफिट? उससे आपका बेनिफिट नहीं, सिर्फ मेरा बेनिफिट नहीं है, आपका भी बेनिफिट है। कभी मैं वीडियो डालता हूँ, लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचती नहीं है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे ना चैनल को, तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसके रिलेटेड मैं वीडियोस डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब में 1700-1800 वीडियो लगभग है मेरे, तो वो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए।
योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से मेरा एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और तीसरा और चौथा काम, इंस्टाग्राम में योगेंद्र साहू क्लासेस, अगर जो इंस्टाग्राम यूज़ करता होगा तो उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम। टेलीग्राम में भी योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से चैनल है। तो सिर्फ एक ही यूट्यूब में प्लेटफॉर्म है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, बाकी सब जगह योगेंद्र साहू क्लासेस ऐसा नाम से मेंशन है। उसको जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। ठीक, ये सारे काम आपको करने हैं ताकि मुझसे आप जुड़े रहेंगे। मेरा नंबर भी नोट डाउन कर सकते हो, 8770123687, 8770123687। ये मेरा नंबर है, नीचे यहाँ पे स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा। ये नंबर में किसी प्रकार का डाउट हो, कोई कोर्स रिलेटेड जानकारी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने जल्दी से हो सके मैं रिप्लाई दे दूँ, नहीं तो कई बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर मैसेज आता है फिर 2-3 दिन बाद आप रिप्लाई करते हो, तो वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करता हूँ, बट करता जरूर हूँ। वापस आते हैं रतनपुर के कलचुरी वंश, 1000 से 1741 मैंने पहले ही बता दिया। स्थापना हुआ कब? 1000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा शासन चला इनका। इस संस्थापक कौन थे? कलिंग राज। याद करिए, जब के में बताया था तो के से कलिंग राज था, फिर कमल राज था, फिर रत्नदेव प्रथम था। तो जो कलिंग राज है सबसे पहले शासकार है, इसका मतलब क्या कि कलिंग राज इसके क्या हो गए? संस्थापक हो गए। अंतिम शासक ये रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह लिए हुए हैं, इस पर हम लोग लास्ट में आएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। हम सीधा जंप करते हैं प्रमुख शासक के ऊपर, यहाँ से आपको चीजें याद करनी है। तो सबसे पहला शासक कौन है? कलिंग राज। कलिंग राज के बारे में क्या याद रखिएगा? कलिंग राज के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी। क्या 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है? पहला, ये संस्थापक था। कलिंग राज क्या है? संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर या फाउंडर बोल सकते हो। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो हम लोग रतनपुर के कलचुरी शासन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो रतनपुर राजधानी है आज जो बिलासपुर में है, बिलासपुर में रतनपुर महामाया मंदिर अगर आप जानते होंगे तो वही रतनपुर की बात हो रही है। लेकिन ये रतनपुर तो बाद में राजधानी ट्रांसफर किया गया। उससे पहले कहाँ इन लोग शासन करते थे? उससे पहले शासन किया जाता था तुम्माड़। अब ये तुम्माड़ कहाँ पड़ता है? सर कोरबा में। ठीक है, तुम्माड़ जो है वो कोरबा में पड़ता है। तो तुम्माड़ में इन्होंने क्या राजधानी बनाई थी? तुम्माड़ में इन्होंने राजधानी बनाई थी। ठीक है, कलिंग राज ने। तो कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं, 3 ऐसे शासक हैं जिन्होंने तुम्माड़ कोरबा में राजधानी बना के शासन किया। लेकिन रत्नदेव प्रथम ने क्या किया? तुम्माड़ से कहाँ लेके आ गए अपनी राजधानी? रतनपुर में लेके आ गए, रतनपुर बिलासपुर। उसका नाम भी उसी पे ही है ना, रतन देव और रतनपुर। ठीक है, रत्नदेव महामाया मंदिर भी उन्होंने बनाया। तो राजधानी, दूसरा चीज क्या रखना? तुम्माड़ कोरबा को राजधानी बनाई। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, यही तुम्माड़ या चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर भी बनवाया उन्होंने, महिषासुर मर्दिनी का मंदिर। अब आगे चल के एक और महिषासुर मर्दिनी का मंदिर आएगा, लेकिन वो दूसरे जगह है। ये कहाँ वाला है? तुम्माड़ और चैतुरगढ़ वाला, आगे लाफागढ़ वाला मिलेगा। तो ये तुम्माड़ और चैतुरगढ़ में महिषासुर मंदिर का मंदिर भी बनाया। किसने? कलिंग राज ने। अब एक और पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हो, महमूद गजनी के दरबारी अलबरूनी ने अपने किताब उल हिंद में कलिंग राज का उल्लेख किया है। ठीक है, कलिंग राज का उल्लेख किया है। जो मुझसे इंडिया का मिडिवल हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें मैंने जानकारी दी थी। देखो, महमूद गजनी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में रहता है। ठीक है, पेशावर के कुछ भाग को लूट के चले जाता है। फिर 1001 में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है, 1008 में आनंद पाल के विरुद्ध आक्रमण करता है, 1025 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करता है, 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है, बाद में मर जाता है। ठीक है, तो ये 1000 वाला ईस्वी तो हुआ क्या, और 1000 ईस्वी से तो कलिंग राज ने भी शासन करना चालू किया। तो जो महमूद गजनी रहते हैं उसके दरबार में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, जिसमें अलबरूनी, फिरदौसी, उदवी, फारूकी, ये सब रहते हैं। तो जो अलबरूनी था उसने एक किताब लिखी, किताब उल हिंद, या उसी को तहकीक हिंद भी बोलते हैं या तारीख हिंद। तो इसमें उन्होंने कलिंग राज के बारे में जानकारी दी कि एक बहुत बड़ा योद्धा है, छत्तीसगढ़ के आसपास रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर दूसरा कौन? कमल राज। अब कमल राज के बारे में भी क्या याद रखना? इसने भी तुम्माड़ में शासन किया। अब ये देखो, ये छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है। किसी के मन में आ रहा होगा सर ये कहाँ हैंड रिटन और नोट्स लेके आ गए? देखिए, अभी टाइम कम है और सबसे जो बेस्ट हो सकता है वो मैंने किया है, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि इसमें मैंने कोर पॉइंट्स को बस लिखे हुए हैं। अवेलेबल तो कंप्यूटर से टाइप हुआ पीपीटी भी है, नॉर्मल MS वर्ड में टाइप किया हुआ PDF भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसको मैं बताने चलूँगा ना तो आपका क्रैश कोर्स क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो जो हैंड रिटन नोट्स है उससे आपको पढ़ना है। हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, राइटिंग फॉर्म में है, बट यकीन मानिए हैंड रिटन नोट्स ही सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए फिलहाल। ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है। छत्तीसगढ़ के इधर कौन सा है? MP वाला एरिया, और इधर कौन सा है? उड़ीसा वाला एरिया। तो MP में एक जबलपुर के पास एक जगह है, त्रिपुरी नाम है। क्या नाम है? त्रिपुरी। तो त्रिपुरी के एक राजा थे, उसका नाम था गंगदेव। क्या नाम था? गंगदेव। त्रिपुरी के राजा थे गंगदेव।
उनका विवाद किससे हो गया? उड़ीसा के राजा से हो गया। उड़ीसा के राजा का नाम मत जानो। तो एमपी वाले का विवाद किससे हो गया? उड़ीसा से हो गया। अब इसको लड़ने झड़ने जाना था किससे? उड़ीसा वाले राजा से। तो भैया रास्ते में क्या पड़ता? रास्ते में पड़ता आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में उस समय शासन कौन कर रहे थे? कमल राज कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कमल राज शासन कर रहे थे। अब जो गंगदेव थे उन्होंने कमल राज के पास संदेश भिजवाया कि भैया मेरे को उड़ीसा में जाना है, लड़ाई झगड़ा करने, मारपीट करने, मूड खराब हो गया है, बहसबाजी हो गया। बोले ठीक है तुम भी चलो और मैं भी आता हूँ। तो इसको फ्री पासेस दे दिया, मतलब जाने के लिए रास्ता दे दिया, और खुद भी लड़ाई झगड़ा। बोले मैं भी बहुत दिन से हाथ खुजला रहा है, किसी को मारा नहीं हूँ, ठीक है तो मैं भी मार के आता हूँ। किसको? किसका? तो ये उड़ीसा वाले राजा को। ठीक है, तो इधर गए। अब ये खुद लड़ने चले गए तो लड़ाई झगड़ा हुआ। तो वहां उसको एक योद्धा मिला, नाम था उसका साहिल। क्या नाम था? साहिल। तो अच्छा नाम लग रहा है, साहिल। तो ये जो कमल राज था, लड़ाई झगड़ा हुआ किसके साथ? साहिल के साथ। ठीक है, तो साहिल ये बहुत पसंद आ गया। एक पसंद आ गया मतलब ऐसे प्यार मोहब्बत वाला पसंद नहीं आ गया, ये भी लड़का वो भी लड़का, तो उस टाइम ये इजाजत नहीं था। ठीक है, तो साहिल पसंद आ गया। तो साहिल को इसने चुन लिया। बोला भैया तुम तो अच्छा योद्धा हो, तुम मेरा क्या बनोगे? बॉडीगार्ड बनोगे। तो इसको बॉडीगार्ड बना लेता है। किसको? साहिल को। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इन्होंने, त्रिपुरी के राजा गंगदेव को उड़ीसा अभियान या उत्कल राज्य पर आक्रमण में सहायता। उत्कल मतलब उत्कल बंगा, ये सब सुने हो नहीं? जनगण मन जब गाते हैं तो उत्कल मतलब उड़ीसा तट को ही उत्कल राज्य बोलते हैं। राज्य पर आक्रमण में सहायता प्रदान की। इसी अभियान के दौरान कमलराज साहिल नामक योद्धा को अपने साथ लेकर आ गए। और साहिल बोले चलो इधर से तो हार ही रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही रह लेता हूँ। फिर आता है रत्नदेव प्रथम, और ये शासक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है याद करने को, लेकिन तकलीफ नहीं है, इसके नाम से ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। रत्नदेव प्रथम याद आ रहा है? KKR, कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम। इसने राजधानी बताई रतनपुर को। अब तुम्हाड़ को कहानी बनाई तो तुम्हाड़ में इसका दिल नहीं लगा। ठीक है, दिल कहाँ लगा? रतनपुर में। तो रतनपुर लेके आ गया, ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तो रतनपुर में इसने राजधानी बनाई। कब? 1050 ईस्वी में स्थापना किया रतनपुर को, और उसी को राजधानी बनाई। तुम्हाड़ की जगह रतनपुर को राजधानी बनाई, बताया। ये रतनपुर शहर भी इसी ने बसाया और वहीं राजधानी भी ट्रांसफर कर ली। तुम्हाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक यही था, और रतनपुर में शासन करने वाला पहला शासक यही था। समझ आई क्या बोल रहा हूँ बात? तो तुम्हाड़ राजधानी से शासन करने वाले 3 हो गए, KKR, कलिंगराज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम। इसने क्या निर्माण कराया है? तो मेरे ख्याल से इस जगह को सब कोई घूम के आ गए होंगे। रतनपुर का महामाया मंदिर 11वीं शताब्दी में ही बना है। ठीक है, रतनपुर का महामाया मंदिर। फिर लाफागढ़ का महिषासुर मंदिर मंदिरिका भी इसने निर्माण कराया है। सर अभी तो एक और महिषासुर मंदिर बनाए थे, वो कौन सा है? तो वो तुम्हाड़ का था। उसको किसने बनाया? तो उसको कलिंग राज ने बनाया था। तो सर इसको किसने बनाया? इसको रत्नदेव प्रथम ने बनाया। ठीक है सर, और कहीं है क्या मंदिर? नहीं, और कहीं होगा तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। ये 2 ठो किताब में मिला, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हाड़ वाला जो महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है उसको कलिंग राज ने बनाया, और लाफागढ़ वाले को किसने बनाया? रत्नदेव प्रथम ने बनाया। अपने नाम से इसने रत्नेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया है, रत्नेश्वर शिव मंदिर का, लेकिन कहाँ? तुम्हाड़ में। ठीक है, कहाँ? तुम्हाड़ में। बोलोगे सर ये तो रत्नदेव प्रथम जो है रतनपुर ट्रांसफर हो गया था। अरे तो ट्रांसफर बाद में हुआ था ना, 1050 में हुआ था, उससे पहले तो यहाँ तक है, तो यहाँ बना लिया। फिर तुम्हाड़ का वंकेश्वर शिव मंदिर बनाया। क्या? वंकेश्वर शिव मंदिर। अब इसको ध्यान रखेगा, वंकेश्वर शिव मंदिर को तो इसने बनाया, लेकिन आगे चल के बाकी लोग रेनोवेट करा लेते, आजू बाजू और घेरा कर दिया ताकि मेरा भी राम जुड़ जाए। ठीक है, तो ऐसे आगे वाले राजाओं ने किया है। ऐसे कभी किया होगा कि गिफ्ट कोई और लेके आता है, कहीं पार्टी में जा रहे हो और आप कंजूसी दिखा रहे हो, गिफ्ट लेके नहीं जा रहे, तो कोई दूसरा गिफ्ट लेके आता है, उसी में भाई मेरा भी नाम जोड़ दे। ठीक है, तो बस इसमें अपना नाम जुड़ाने पे समझ लो आजू बाजू और कुछ बना दिए। अभी फिलहाल तुम्हाड़ का मंकेश्वर शिव मंदिर किसने बनाया? रत्नदेव प्रथम ने बनाया। रतनपुर को तालाबों की नगरी एवं तालाबों और मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता था इसके टाइम में। इतने तालाब खुदवा दिए कि भैया पानी होगा तो पानी यहाँ इकट्ठा हो, बहुत सारे तालाब खुदवा दिए, तो उसको तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाएगा। किसको? रतनपुर को। इसको ऐसे याद कर लिया। कैसे याद किया? तालाबों की नगरी किसको बुलाता है? रतनपुर को। तो तालाब है, नदी है, उसमें रत्न मिलते हैं। बोलोगे नहीं सर हमारे तालाब में नहीं मिलता, आपके तालाब में कुछ और रत्न उफल के आ जाएगा, उस आप ढूंढने मत जाना। बस याद रखना, समुद्र में तो रत्न मिलता है, समुद्र का पानी, तालाब का पानी, क्या दिक्कत? ठीक। तो तालाब की नगरी और तालाबों और मंदिरों की नगरी के नाम से जाना गया किसको? रतनपुर को। तो रत्न से याद रख लेना। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के समय ही रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, कुबेरपुर बोला जाता था। अब अगर खाली मंदिरों की नगरी पूछे जाए ना, तो मंदिरों की नगरी आरंग है, तालाबों और मंदिरों की नगरी पूछा है तो रतनपुर। क्लियर? अभी जो रतनपुर है उसके अलग अलग नाम थे, जैसे आपके अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, आपको घर में कुछ और नाम से बुलाते होंगे, बाहर के लोग कुछ और नाम से बुलाते होंगे, कोई और फोन में कुछ और बोलता होगा, तो अलग अलग नाम से जाने जाते नहीं।
बस वैसे ही रतनपुर को भी अलग अलग नाम से जाना गया। तो महाभारत काल में और सतयुग में इसको मणिपुर बोला जाता था। रतन मणि तो है, मणि मणि भी रतन है, रतन मणि है। त्रेता युग में मणिकपुर बोला जाता था। द्वापर युग में हीरापुर बोला, सब रतन मणि हीरा यही सब नाम है। कलचुरी काल में रतनपुर और कुबेरपुर, और अन्य नाम इसका चतुर्योगी पुरी भी है। ठीक, तो के आर वाला पॉइंट खत्म। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। आप क्या कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा है पॉज करते चलिए और दोहराते चलिए, कोई बात नहीं। 2 घंटे की क्लास है, 3 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, लेकिन चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चीज़ें याद रहेंगी। पहला प्राथमिकता तो पढ़ना है एक बार, दूसरा प्राथमिकता उसको रिवाइज करना है। ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा। और देखिए, अगर सेशन अच्छा लगता होगा ना, हमें भी अच्छा लगता है, व्यूज़ आते तो। मैं 20 डेज क्रैश कोर्स तो स्टार्ट किया था, बट मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। पढ़ाई वाले वीडियो को बच्चे कम देखते हैं। तो अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 8,000 व्यूज़ तो आ चुके हैं पहले वाले में, और यकीनन वो 40-50 हज़ार व्यूज़ चल देगा। तो काफ़ी बच्चे काफ़ी सपोर्ट दिखाते हैं, और मुझे बहुत लगाव भी है बच्चों से। ठीक है, तो इतना निस्वार्थ भाव से वीडियो शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं तभी लगता है मुझे कि आप लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। हर चीज़ पेड में अवेलेबल ना कराकर कुछ यूट्यूब में फ्री भी करा जाए। तो लगभग पूरा कोर्स, पूरा इंपॉर्टेंट जितने भी कोर्स है उसको मैं कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो आसपास इर्द गिर्द शेयर कर दिया कीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में देखते हैं। फिर आगे के के बाद क्या था, पीजेआर था। के बाद क्या था, पीजीआर था। तो पहला जो पी है वो उससे क्या है, पृथ्वीदेव प्रथम। फिर जो जे आएगा उससे जाजल्यदेव प्रथम आएगा। पृथ्वीदेव प्रथम ने बहुत सारे टाइटल हासिल किए थे, टाइटल उपाधियों को धारण किए थे, उपाधि धारण किए थे। वो उपाधि याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो पूछा जाता है। तो सर कैसे याद होगा उसका उपाधि, 4 अलग अलग उपाधि है, सारे रिलेट करके याद कर सकते हो। पृथ्वी नाम से उसकी उपाधि है। जैसे सकल कौशलाधिपति, कौशल मतलब छत्तीसगढ़ के एरिया को कौशल बोला जाता था, छत्तीसगढ़ के एरिया को कौशल बोला जाता था। तो सकल कौशलाधिपति, तो छत्तीसगढ़ भी तो पृथ्वी का भाग है क्या। तो सकल कौशलाधिपति किसकी उपाधि, पृथ्वीदेव प्रथम की। फिर प्रचंड कौशलाधिपति भी किसकी उपाधि, पृथ्वीदेव प्रथम की। महामंडलेश्वर भी किसकी उपाधि, पृथ्वीदेव प्रथम की। और समाधिगत शेष पंच, ये भी किसकी उपाधि, पृथ्वीदेव प्रथम की। तो शेष पंच से शेष नाग याद कर लेना, शेष पंच से शेष नाग याद कर लीजिएगा। शेष नाग, अब शेष नाग आपको मालूम है, पहले बोला जाता कि भैया धरती को अपने फन में उठाया हुआ है, ऐसे बोला जाता था। ठीक है, तो शेष नाग, शेष पंच किसको, धरती को, धरती को मतलब पृथ्वी को उठाया हुआ है। तो शेष पंच भी उपाधि थी किसकी, पृथ्वीदेव प्रथम की। ठीक है, उसके अलावा आगे देखते हैं। इसके बारे में देखो, एक ताम्रपत्र है, अमोदा ताम्रपत्र, उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस ताम्रपत्र में पृथ्वीदेव को 21,000 गांवों का स्वामी बताया गया है। कौन से ताम्रपत्र, अमोदा ताम्रपत्र। अब इसको कैसे याद रखना, अमोदा ताम्रपत्र पूछा गया है कि ये कौन से राजा से संबंधित है, तो पृथ्वीदेव प्रथम से संबंधित है। कैसे याद रहेगा, तो आम कहाँ उगेगा, धरती में ही तो उगेगा, पृथ्वी में तो उगेगा, और कहीं उग जाएगा, पृथ्वी में उगेगा। तो आम से अमोदा ताम्रपत्र याद रखिएगा, और पृथ्वी से याद रखना पृथ्वीदेव प्रथम। तो इनका निर्माण कार्य देखो, अब इसका निर्माण कार्य देखते हैं, इसके क्या क्या निर्माण कार्य। तो रतनपुर में देखो, इसने समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया। समुद्र के समान ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं, बट एकदम हाई पाई बढ़ा चढ़ा के रहता है, वास्तविकता में ऐसी नहीं रहती, बट ठीक है, इसको याद नहीं रखना है। समुद्र समान तालाब बनाया, छोड़ दो उसको। तो माड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक, तो ये देखो पृथ्वी देवेश्वर अपने नाम से क्लियर है, पृथ्वी देवेश्वर, क्या अपने नाम से क्लियर है, पृथ्वी देवेश्वर। वंकेश्वर मंदिर के प्रांगण में चतुष्किका मतलब 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण कराया। अब इससे पहले रत्नदेव प्रथम देखे थे, जिसने वंकेश्वर मंदिर निर्माण कराया था, और मैंने बताया ना, फिर चारों को 4 स्तंभ गाड़ दिया। ठीक है, 4 खंभों वाला मंडप बना दिया, किसने, पृथ्वीदेव प्रथम ने। पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ इलाफागढ़ का किला भी बनवाया गया, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीदेव प्रथम ने ही चित्तौड़गढ़ इलाफागढ़ का किला बनवाया था, जिसके 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। एक का नाम है मेनका दरवाजा, दूसरा सिंह दरवाजा, और तीसरा हुंकारा दरवाजा। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम के 2 सामंत थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना, एक सामंत जयदेव और देवसेना। तो जैसे देवसेना थे नहीं, वैसी देवसेना, सामंत जयदेव, इन्होंने डिंडोरा का क्षेत्र जीता, सरगुजा वाला, और देवसेना ने पेंड्रा क्षेत्र, कोमो मंडल जिसको बुलाता था, उस क्षेत्र को जीत के दिया इसको। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेना। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट मिलेगा पीजेआर जैसे जाजल्यदेव प्रथम। आप जाजल्यदेव जो प्रथम था, ये थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला प्रवृत्ति का था। किसका प्रवृत्ति था, लड़ाई झगड़े वाला प्रवृत्ति था। ठीक है, तो जब सबसे इंपॉर्टेंट बात है आगे चल के मिलेगा, अभी फिलहाल देखते हैं। इसकी उपाधि थी क्या,
गज शार्दुल। तो जज आ रहा है तो याद रह जाएगा, जाजल्लदेव प्रथम की जो उपाधि थी, जो टाइटल था, वो क्या थी? गज शार्दुल। इसने पहली बार 16 सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए, ओके। और उसमें क्या अंकित करवाया? श्रीमद जाजल्लदेव अंकित करवाया, वह गज शार्दुल चित्रित करवाया, ठीक है। तांबे के सिक्के भी थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने एक शहर बसाया, ये इंपॉर्टेंट है। किसने? जाजल्लदेव प्रथम ने जाजल्लपुर। कौन सा शहर बसाया जाजल्लदेव प्रथम ने? जाजल्लपुर, जो कि आज के समय में किस नाम से जाना जाता है? जांजगीर। जांजगीर चांपा जिला सुने ना, तो जांजगीर और चांपा दो अलग अलग जगह है। तो जो जांजगीर जगह का नाम है, जांजगीर जो शहर है, वो पहले जाजल्लपुर नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसी की स्मृति में आज भी जाजल्ल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसने जाजल्लपुर में विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। जीर्णोद्धार क्या कराया? तो जीर्णोद्धार देखो, मंदिर निर्माण करना अलग चीज होता है और उसका रेनोवेशन कराना, रेनोवेट कराना, जीर्णोद्धार कराना अलग चीज होता है, ठीक है। तो पाली के शिव मंदिर कोरबा का इसने जीर्णोद्धार कराया है। तो इसका सर निर्माण किसने कराया था? तो जो पाली मतलब कोरबा वाला एरिया, कोरबा जिले के पाली में एक शिव मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने। एक बाणवंशी शासक हुए जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। इन्होंने पाली में शिव मंदिर का निर्माण कराया। उसका बाद में जीर्णोद्धार किसने कराया अगर पूछा जाए तो जाजल्लदेव प्रथम ने करवाया है, ठीक है, ध्यान रहेगा। जाजल्लदेव द्वारा इस मंदिर के द्वार पर श्रीमद जाजल्लदेव देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण करवाया। अब इनका विजय अभियान देखते हैं। मैंने बताया थोड़े लड़ाई झगड़े प्रवृत्ति के आदमी थे। कौन? जाजल्लदेव। तो 3 लड़ाई झगड़ा देखने। एक तो उड़ीसा के गंग पर विजय प्राप्त किया, उड़ीसा के गंग पर विजय प्राप्त किया, ठीक। और क्या किया? जाजल्लदेव ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया। ये कहाँ से आ गए छिंदक नागवंशी? तो जो छिंदक नागवंशी थे ना, इन लोग तो ऊपर में शासन करे थे, मतलब मध्य छत्तीसगढ़ भाग में शासन करे थे। बस्तर क्षेत्र में एक और वंश उसके समकालीन चल रहा था, उस वंश का नाम था बस्तर के छिंदक नागवंशी। कौन सा? छिंदक नागवंशी, जिनका टाइटल हमेशा क्या रहता था? भोगवतीपुरेश्वर। भोगवतीपुरेश्वर ये टाइटल धारण करते थे। कौन? छिंदक नागवंशी। तो उसको मैं ऐसे याद कर लिया, ऐसे चाकू भोगना सुने ना, चाकू, अब किसी को चाकू भोग दोगे तो छेदा हो जाएगा, छेदा, तो छेदा से छिंदक नागवंशी रखना, और भोगने से भोगवतीपुरेश्वर रखना। तो छिंदक नागवंशी जो थे वो भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। उन्हीं में एक शासक हुआ, नाम था उसका सोमेश्वर देव प्रथम। क्या? सोमेश्वर देव प्रथम। तो उससे किसी बात पर वाद विवाद हो गया, तो जाजल्लदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव प्रथम पर आक्रमण कर दिया और उसके सहित पूरे परिवार को बंदी बना लिया। अब रिक्वेस्ट करने आई कौन? उसकी माता। किसकी माता? सोमेश्वर देव प्रथम की माता। बोले बेटा मोर बेटा ला छोड़ दे। तो जाजल्लदेव प्रथम थे, बोले कि भैया तुम भी मेरे माँ की उम्र की हो और एक माँ का दिया हुआ, माँ के द्वारा कहा गया बात उसको मानना जरूरी है, ये बोल के उसके वचन का पालन करता है। उसकी माता का नाम क्या रहता है? गुंड महादेवी। क्या रहता है? गुंड महादेवी। तो गुंड महादेवी के कहने पर उसको सभी को छोड़ देता है। जाजल्लदेव ने उड़ीसा पर आक्रमण कर अपने सेनापति जगपाल देव की सहायता से सुवर्णपुर, जो वर्तमान में सोनपुर है उड़ीसा में, के राजा हैं भुजबल, उसको पराजित किया। तो उड़ीसा के गंग पर भी विजय प्राप्त की और ये जो भुजबल था उसको भी हरा दिया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको याद रखना है, वो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया, वो वाले पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर जो रत्नदेव द्वितीय है, इस रत्नदेव द्वितीय को छोड़ दो, रत्नदेव द्वितीय को छोड़ देना, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय मत याद रखना। ये कलचुरी शासन काल के जो शासन, कलचुरी शासन के शासन काल जो है, उसको शुरुआत के कुछ रूलर्स के आप शासन याद कर सकते हैं। जैसे 1000 से स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया ना 1000 से। अब शुरुआत के कुछ शासकों का याद कर सकते हो लाइन से। कैसे याद रखोगे? ये फिगर को याद कर लेना। कैसे याद करोगे? 20-25-20, 20-25-20, 30-25-15, इसको याद कर लेना। 20-25-20, 30-25-15। क्या बोल रहा हूँ? 20-25-20, 30-25-15, 20-25-20, 30-25-15। तो 1000 से स्टार्ट हुआ था कलिंगराज, के कलिंगराज कमल राजा नंदेव प्रथम। तो 1000 में 20 जोड़ोगे 1020, फिर 25 जोड़ोगे तो 45, फिर 20 जोड़ोगे तो 65। तो यहाँ 3 शासक हो गया। फिर 65 में 30 जोड़े 95, फिर 25 जोड़े 95 से 1120 हो गया, फिर 15 जोड़े तो 1135 हो गया। यहाँ तक आप याद रख लेना। शुरू के 6 शासकों का शासन क्रम जो है याद कर लेना, क्योंकि ये शासन क्रम भी पूछ दिया गया है। तो इतना रखना, बाकी का मत याद रखना, ठीक है। रत्नदेव को मैंने चुराया ना, रत्नदेव द्वितीय को। फिर आते पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण, देखो एक राजीव लोचन मंदिर है, गरियाबंद में राजीव लोचन मंदिर है, जिसका निर्माण किसने कराया? तो विलासतुंग नाम के राजा थे, उन्होंने कराया। किसने कराया? विलासतुंग नाम के राजा थे, उन्होंने कराया। अभी विलासतुंग राजा कौन से वंश के शासक थे सर? तो विलासतुंग जो थे वो नलवंशी शासक थे। कौन से? नलवंशी शासक थे। कौन? विलासतुंग। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलासतुंग ने करवाया। लेकिन जीर्णोद्धार किसने कराया?
तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने नहीं कराया है। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति कौन? जगतपाल ने करवाया, ठीक है, जगतपाल ने करवाया। अब पृथ्वीदेव प्रथम भी पढ़ रहे हो, द्वितीय भी पढ़ रहे हो, रत्नदेव प्रथम पढ़ रहे हो, द्वितीय पढ़ रहे हो, तृतीय पढ़ रहे हो, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो इसको कैसे याद कर लेना? ये देखो, पृथ्वीदेव ने तो खुद नहीं कराया था, उसके सेनापति ने कराया। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया व्यापम और पीएससी में, इसलिए इस पर फोकस करके बता रहा हूँ। तो अगर खुद राजा कराता तो एक व्यक्ति होता, लेकिन सेनापति भी इंक्लूड हो गया तो दो व्यक्ति हो गए ना। तो दो से याद रखना पृथ्वीदेव द्वितीय। तो जो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया वो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति किसने कराया? जगतपाल ने करवाया था। फिर इसके बारे में जानकारी ये राजिम शिलालेख से मिलती है और इससे संबंधित 13 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसके निर्माण कार्य क्या क्या है? तो रतनपुर किले का निर्माण कराया, राज किला। इसमें रावण की ऐसी मूर्ति है जिसमें राम स्वयं का क्या काट रहा है? सिर काट रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ मत याद रखिए, एक सेनापति याद रखना जगतपाल, क्योंकि क्रैश कोर्स से इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते चल रहा हूँ। तो सेनापति कौन था? जगतपाल था। फिर जाजल्य द्वितीय, तो जाजल्य देव द्वितीय के बारे में भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके निर्माण करवाया, कौन सा निर्माण कार्य है इसका? चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया है, ठीक है, शिवनारायण जांजगीर चांपा के पास चंद्रचूड़ मंदिर का। इसके शासनकाल में त्रिपुरी शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। रतन देव तृतीय, ये इंपॉर्टेंट है, वो जाजल्य देव द्वितीय को छोड़ भी दोगे तो चलेगा। रत्नदेव तृतीय, तो 3 लाख रुपए से याद करना, 3 लाख, 3 लाख, 3 से रखना रत्नदेव तृतीय, क्योंकि एक यही व्यक्ति है जो तीसरे नंबर पे आ रहा है, रत्नदेव तृतीय। इसने लखनी देवी मंदिर का निर्माण कराया, कहाँ पे? रतनपुर में। तो रत्नदेव तृतीय ने रतनपुर में किसका निर्माण कराया? लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक, ध्यान रहेगा। तो KKR-PJR ये हो गया। फिर वापस स्टार्ट होता है कौन? PJJRP, ये स्टार्ट होता है PJJRP। तो ये P जो लास्ट है PJJRP तो हो गया P से प्रताप मल्ल। तो इसके बाद के शासनकाल 200 वर्ष तक का अंधकार युग के नाम से संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। फिर बकलतरा श्रम, तो बस से बाहरेंद्र साय, तो जो बाहरेंद्र साय था उसने वापस राजधानी ट्रांसफर किया, चेंज किया, और कौन सी राजधानी बना ली? छुरी कोसगई को राजधानी बना ली, जो कि कहाँ पे है? कोरबा में है। रतनपुर से छुरी कोसगई, कुछ आक्रमण हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस कारण से इसने राजधानी ट्रांसफर कर लिया था, ठीक है, किसने? बारेंद्र साय ने। तो बारेंद्र साय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? छुरी कोसगई, जो कि कहाँ पे है? कोरबा में है। और साथ ही साथ कोषागार की स्थापना की और चैतुरगढ़ का किला बनाया। कल्याण साय, कल्याण साय देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके समकालीन शासक अकबर या जहांगीर। अब इतिहासकारों में विवाद है कि इसके शासनकाल में के समय अकबर थे, समकालीन की जहांगीर थे, तो दोनों अकबर और बेटे, बाप बेटे ही तो हैं, अकबर जहांगीर। हुआ ये कल्याण साय और अकबर या फिर जहांगीर, इनके बीच राजस्व को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद हो गया। तो बोला जाता है कि ये इसको राज दरबार में बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था कि भैया मैटर को सुलझाओ। वहीं पे वाद विवाद हो गया, तो इसको 8 साल के लिए नजरबंद कर दिया गया था। किसको? कल्याण साय को, ठीक है। तो ऐसा इतिहास में मिलता है। तो कल्याण साय किसके समकालीन थे? अकबर या जहांगीर के। तो इसको देखो 8 साल के लिए नजरबंद करा दिया गोपल्ला गीत के अनुसार, और कल्याण साय मंडला के राजस्व अधिकारी के विवाद के कारण ये करवा दिया। तो अलग अलग बाबू रेवाराम और गोपल्ला गीत के अनुसार ये थोड़ा अलग अलग कहानी मिलता है कि कोई बोलता है अकबर, कोई बोलता है जहांगीर। इसने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली और गढ़ व्यवस्था स्टार्ट किया था। उसके बाद बकलतरा, क से कल्याण साय हो गया, ल से लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के बारे में क्या कहना? लोरमी व तरेंगा नामक ताहूदारी प्रथा इसने स्टार्ट की थी। लोरमी व तरेंगा नामक ताहूदारी प्रथा स्टार्ट की थी। इसको कैसे याद करना? तो लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण लोग तीर लटकाए रहते थे। लटकना मतलब छत्तीसगढ़ में वर्ड होता है लोरमना, तो तीर लोर में रहता था। तो तीर से तरेंगा, लोर में से लोरमी, तो लोरमी और तरेंगा नामक ताहूदारी प्रथा की शुरुआत की किसने? लक्ष्मण साय ने। बकलतरा, त से तखत सिंह, बकलतरा, त से तखत सिंह, रा से राज सिंह। तो त से तखत सिंह आ गया, त से कौन आया? तखत सिंह आ गया। तो तखत सिंह जो था औरंगजेब का समकालीन था, और इसने अपने नाम से एक नगर बसाया जिसका नाम था क्या? तखतपुर, जिसका नाम क्या था? तखतपुर। अब इसको कैसे रखना? औरंगजेब, तो औरंगजेब भी तो एक बादशाह था क्या? मुगल बादशाह। तो उधर मुगल बादशाह दिल्ली के गद्दी पर, दिल्ली के तखत पर कौन बैठा था? औरंगजेब। तो तखत से वहीं से तखतपुर रिलेट कर सकते हो। तो तखत सिंह किसका समकालीन था? औरंगजेब का, और इसने अपने नाम से ही तखतपुर नाम का शहर बनाया। फिर बकलतरा, रा से राज सिंह देखे थे। तो राज सिंह के बारे में क्या पढ़ना है आपको? राज सिंह के बारे में, तो राज सिंह के बारे में आप जानिए, जो राज सिंह थे। अब आमतौर पे हमारा सपना क्या होता है कि हम लोग जमीन पे राज करें। राज सिंह का सपना था बादल पे राज करें। तो बादल से आखना, राज सिंह ने बादल महल का निर्माण कराया। तो राज सिंह और बादल रिलेट हो पाएगा। तो बादल महल का निर्माण कराया किसने? राज सिंह ने। कहाँ? रतनपुर में। और अपने नाम से ही राजपुर नाम का शहर बसाया, ये भी रतनपुर के पास ही है।
इसके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। तो इसके राज में एक दरबारी कवि थे जिसका नाम था क्या, गोपाल मिश्र, जिसकी बहुत फेमस रचना है खूब तमाशा। क्या रचना है, खूब तमाशा, ध्यान रहेगा। फिर सरदार सिंह के बारे में कुछ खास नहीं है। फिर आता है रघुनाथ सिंह। कौन, रघुनाथ सिंह। अब रघुनाथ सिंह के समय में यार ना, रघुनाथ सिंह के समय में 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। अब ये थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आएगा। तो रघुनाथ सिंह, रस से रघुनाथ सिंह, रस ही रघु, रघु रघुनाथ और रघु जी। तो रघु जी प्रथम का एक सेनापति था, नाम था उसका भास्कर पंत। तो इसने भास्कर पंत को, रघु जी प्रथम ने भास्कर पंत को बंगाल अभियान के लिए भेजा था। बंगाल में कौन था, मुर्शिद कुली खां था उस टाइम। तो बंगाल अभियान में भेजा था। अब महाराष्ट्र से देखो बंगाल जाएगा तो छत्तीसगढ़ से होके गुजरेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होके गुजरेगा। ये छत्तीसगढ़ है इधर वाला महाराष्ट्र, और आगे चल के ये बंगाल इधर है, तो यहीं से तो होके जाएगा, ठीक है। तो बंगाल जाएगा, जाएगा। तो भास्कर पंत को जाना था कहाँ, बंगाल। तो उसने संदेशा भिजवाया ये रघुनाथ सिंह के पास कि भैया हम उधर से गुजर रहे हैं, थोड़ा राशन पानी का व्यवस्था कर देना, खाने पीने का प्रबंध कर देना। तो इसने उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। इस बात से कौन चिढ़ जाता है, रघु जी प्रथम चिढ़ जाता है और भास्कर पंत भी चिढ़ जाता है। तो रघु जी प्रथम बोलते हैं कि भैया बंगाल में बाद में आक्रमण करना, पहले तुम छत्तीसगढ़ को देखो, ठीक है। कौन है वहाँ का शासक, सारा जवाब नहीं दे रहा, इतनी हिम्मत उसकी, ये बोल के लड़ाई झगड़ा कर लेता है। किससे, रघुनाथ सिंह से। अब जो रघुनाथ सिंह है इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं कौन, भास्कर पंत। कब, 1741 में। तो देखो अब होता क्या है, आक्रमण तो कर देता है भास्कर पंत, लेकिन उस टाइम होता यह है कि जो रघुनाथ सिंह है, रघुनाथ सिंह का एक बेटा रहता है, वो बेटा की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती। तो अपने बेटे के शोक में इतना मग्न रहता है, वो अपने बेटे की मृत्यु के शोक में इतना मग्न रहता है कि उसको कुछ नहीं सूझता। तो जब भास्कर पंत आक्रमण करने आता है ना, तो इसकी जो दो बीवियां रहती है, रघुनाथ सिंह की दो बीवियां रहती है, तो ये दोनों बीवियां क्या करती है, सफेद झंडा दिखा देती हैं। सफेद झंडा दिखा देती कि भैया हमको युद्ध नहीं करना है, हमारा राजा तो अभी खुद डिप्रेशन मोड में है। तो ये झंडा दिखा देते हैं। तो इसलिए बुलाता है रघुनाथ सिंह और मराठों के बीच। ये मराठे कहाँ से आ गए सर, ये भोसला शासक जो बोल रहे हैं ना, मराठे ही हैं। रघु जी प्रथम तो रूलर हैं, उसके सेनापति भास्कर पंत, तो ये सब मराठे ही हैं। तो मराठों और ये रघुनाथ सिंह की सेना के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, ध्यान रखना है ना, क्लियर। तो रघुनाथ सिंह ने बोला था कि आत्मसमर्पण कर दिया, इस प्रकार कलचुरी शासन का अंत हो गया। इसलिए रघुनाथ सिंह कलचुरी शासन के अंतिम शासक और मराठों के अधीन प्रथम शासक रहे। अब रघुनाथ सिंह एकदम बूढ़े हो गए थे और मराठों को मालूम था कि भैया थोड़े समय ही शासन करेंगे, तो रघुनाथ सिंह को थोड़े समय के लिए शासन कर दिया जाता है। इसलिए जो पहला पेज था ना, उसमें लिखा हुआ था अंतिम शासक कौन, रघुनाथ सिंह। कलचुरी स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो रघुनाथ सिंह जो थे अंतिम शासक थे। उसके बाद मराठों के अधीन प्रथम शासक भी कौन हुए, रघुनाथ सिंह हुए, क्योंकि उन्होंने रखा। जस्ट रघुनाथ सिंह के बाद कौन आए, मोहन सिंह आए, ठीक है। कौन आए, मोहन सिंह आए। तो मोहन सिंह मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। मराठों को आक्रमण करने का निमंत्रण भी मोहन सिंह ने ही दिया था। इसकी मृत्यु जाती है, फिर मृत्यु होने के बाद इस पर कब्जा कर लेते कौन, मराठे, प्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लेते हैं। फिर है कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन, यही है कलचुरी वंश है, भोसले है ना, नागपुर के भोसला वंश, क्लियर। अभी जो रतनपुर में कलचुरी वंश का शासन चल रहा था, तो जो रतनपुर में कलचुरी वंश का शासन चल रहा था, एक और शाखा थी, जैसे चचा काका बड़ा वाले सिस्टम रहता है ना रिलेशन में, वैसे ही एक काका बड़ा वाला पार्ट चल रहा था। कहाँ पे, रायपुर में। तो रायपुर में भी एक कलचुरी शाखा थी, उसको लहुरी शाखा बोलते थे। लहुरी मतलब छोटा, एक छोटा ब्रांच था। तो उसके कौन कौन शासक को इंपॉर्टेंट थे, तो बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है। इसका कोड है रायपुर के कोरबा, दोनों सिटी का नाम है, रायपुर और कोरबा दोनों किसका नाम है, सिटी का नाम है। तो रायपुर के कोरबा से याद रखिएगा, रायपुर मतलब रायपुर के लहुरी शाखा, कलचुरी की लहुरी शाखा। कोरबा का से रखना केशव देव, र से रखना रामचंद्र देव, बस याद रखना ब्रह्मदेव, और लास्ट में जो आ रहा है ना उससे अमर सिंह याद रखना, ठीक है। तो केशव देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव और अमर सिंह, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। तो केशव देव तो था वास्तविक संस्थापक था। इसकी राजधानी कहाँ थी, खल्लारी थी। क ख क्या रखना, क से केशव और ख से खल्लारी। तो जो केशव थी उसकी राजधानी शुरुआत में कहाँ थी, राजधानी कहाँ थी, खल्लारी में थी। फिर रामचंद्र देव, इसने रायपुर शहर बसाया, और रायपुर शहर किसके नाम पर रखा, ब्रह्मदेव के नाम पर उसका रायपुर शहर रखा, ठीक है। रायपुर शहर बसाया। अब राजधानी ब्रह्मदेव ने बनाया, शहर किसने बनाया, रामचंद्र देव ने, लेकिन राजधानी किसने बनाया, ब्रह्मदेव ने। तो ब्रह्मदेव ने राजधानी रायपुर को बनाया। इसके शासनकाल में देवपाल नामक व्यक्ति ने खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ये मोची था, देवपाल नामक मोची था जिसने खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। कब, 1415 ईस्वी में, 1415। तो याद रहेगा 1415 में, तो इंपॉर्टेंट है रखना। फिर अमर सिंह अंतिम शासक था, नाम बस अमर था लेकिन अमर नहीं रह पाया, ये अंतिम शासक हो गया। तो ये हो गया आपका रायपुर का कलचुरी शासन समाप्त।
रायपुर का जो कलचुरी की लहुरी शाखा थी वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो कलचुरी वंश काफ़ी बड़ा था, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है और काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसके अलावा एक और कलचुरी शासन व्यवस्था भी है, उसको भी देख लेते हैं। सुनो देखो, कलचुरी कालीन अधिकारी गण, ये इंपॉर्टेंट है। महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी होता था जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर था कौन, महामंत्री। महाअध्यक्ष सचिवालय प्रमुख को महाध्यक्ष बुलाता था। महाप्रतिहार, तो ये राइम कर रहा है, एक एक बार बता रहा हूँ, सुन के याद कर लेना। महाप्रतिहार, संचार विभाग का प्रमुख को क्या बोलते थे, महाप्रतिहार। तो प्रतिहार संचार, ये रिलेट कर पा रहे हो, राइम कर रहा है। शोल्किक, शोल्किक से शुल्क याद कर लेना। शुल्क मतलब टैक्स, सीमा शुल्क बोलते हैं ना, मतलब जो टैक्स ले रहे हैं, तो ऐसी शुल्क से आगना शोल्किक। तो कर संग्रहण अधिकारी को क्या बुलाता था, शुल्किक। पूर्व प्रधान मतलब होता है नगर प्रमुख अधिकारी को पूर्व प्रधान बुलाता था। तो कैसे आगना, जैसे रायपुर, नागपुर, ये सब पूर्व एक शहरी तो है, तो नगर प्रमुख अधिकारी कौन, पूर्व प्रधान। ग्रामकूट, तो ग्रामकूट कौन होता था, ग्राम प्रमुख अधिकारी को ग्रामकूट बोलते थे। महासंधि विग्रह, ये विदेश विभाग का प्रमुख होता था। संधि किसके बीच होती है, कोई दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो विदेशों से हमला हो रहा है तभी तो संधि होगा। तो विदेश विभाग का प्रमुख कौन, महासंधि विग्रह। महाकोट्टपाल, किले की रक्षा करने वाला कौन होता था, महाकोट्टपाल। तो इसको मैंने कटप्पा से याद कर लिया, कैसे, कटप्पा से क्या याद कर लिया, कोट्टपाल। तो किले की रक्षा करने वाला कौन, महाकोट्टपाल। महापुरोहित, पुरोहित मतलब पंडित को बोलते हैं, तो धार्मिक विभाग का प्रमुख कौन, महापुरोहित। ग्राम गमिक ये होता है यातायात प्रबंध अधिकारी को क्या बोलते थे, ग्राम गमिक। तो गमन करना, आना जाना करना ही तो वही था, तो यातायात प्रमुख कौन था, ग्रामागमिक। महाप्रमात कौन था, यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था जो भूमि लगान को निश्चित करता था। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का महाप्रमात्र। कलचुरी कालीन पुलिस व्यवस्था देखते तो दंड पाशिक कौन था, जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, जैसे एक जिले में अगर देखा जाए तो एसपी होता है नहीं, बस वैसे ही समझ लो, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या बोलते थे, दंड पाशिक। चोर को पकड़ने वाला दुष्ट साधक। चाट, संपत्ति रक्षा हेतु जो अधिकारी नियुक्त होता है उसको चाट, और शांति व्यवस्था हेतु भाट। तो शांति भंग करने से आगना, श से शांति भंग करने से भाट। तो चाट भाट क्या था, चाट संपत्ति रक्षा हेतु और भाट शांति व्यवस्था हेतु। तो कई कई लोग बोलते हैं ना, देखो ज्यादा प्रॉपर्टी ज्यादा पैसा कोई करता है तो बोलते हैं ना ये इतना पैसा चाटबे, तो पैसा मतलब संपत्ति चाट, और शांति व्यवस्था हेतु भाट। कलचुरी कालीन न्याय व्यवस्था देखते हैं तो न्यायाधिकारी को दंडिक बोलते थे, और कलचुरी कालीन राजस्व व्यवस्था, इसका प्रमुख कौन होता था, महाप्रमात्र होता था। कलचुरी शासन की जो आय का प्रमुख साधन था वो टैक्स था, कराधान था। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था देखते हैं तो कलचुरी शासकों का व्यक्तिगत धर्म शैव था, और इनकी कुल देवी कौन थी, गजलक्ष्मी। अपनी मुद्राओं में ओम नमः शिवाय को उत्कीर्ण करवाते थे इन लोग, है ना, और वहीं से ये गैस किया गया कि इनका जो व्यक्तिगत धर्म क्या था, शैव था। इनकी प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं। कल हमन गढ़बो ग्राम करके मैंने एक कोड बनाया हुआ है, उससे आगना प्रशासनिक इकाई। सर ये प्रशासनिक इकाई क्या है, तो जैसे भारत देश है, देश के अंतर्गत राज्य हैं, राज्य के अंतर्गत संभाग है, संभाग के अंतर्गत जिले हैं, फिर जिले के अंदर गांव शहर है, ये सब होता है। बस वैसे ये छोटा सा, सबसे छोटा जो स्तर था वो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जिसका प्रमुख कौन होता था, गौटिया। फिर उसके ऊपर क्या होता था, बरहो। तो 12 ग्राम को मिला के एक बरहो बनाते थे। ठीक है, और बरहो का जो हेड होता था वो कौन, दाऊ। फिर गढ़, 7 बरहो को मिलाकर एक गढ़ बनाया जाता था। ठीक है, मतलब अगर 7 × 12 करे तो 84 ग्राम इसमें आ जाता था। तो गढ़ का जो हेड होता था उसको दीवान बोलते थे। और मन से मंडल रखना, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई मंडल थी, और उसके प्रमुख को क्या बोलते थे, महामंडलेश्वर। तो कल हमन गढ़बो ग्राम, तो कल से रखना कलचुरी वंश, हमन से देखो मन से मंडल, गढ़ से गढ़, बो से बरहो, और ग्राम से रखना ग्राम। क्लियर, ध्यान रहेगा। इसके अलावा कुछ और देखते हैं पॉइंट। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था कलचुरी शासकों ने बनाई। पंचकुल में 5 से 10 सदस्य होते थे। सदस्यों को महत्तर कहा जाता था, और उस सदस्य का जो हेड होता है, जैसे पंच के बाद सरपंच रहता नहीं हेड, तो ऐसे जो हेड होता था उसको महत्तम। कन्फ्यूज मत होना, माँ में मुखिया, माँ से मुखिया, तो महत्तम जो है मुखिया था, हेड होता था, और जो महत्तर थे वो सदस्य थे। गौर नगरों के स्थानीय प्रशासन को पंचकुल संस्था का नाम दिया गया था। कुछ देखो नगर है, शहर है, उसकी स्थापना करता तो रतनपुर को तो रतनदेव प्रथम ने बनाया, जांजगीर को जाजिल देव प्रथम ने बनाया, रायपुर को रामचंद्र देव ने बनाया अपने बेटे ब्रह्मदेव के नाम पर, और तकतपुर को तकत सिंह ने बनाया। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की राजधानी कौन थी, तुम्बाड़ में 3 लोग शासन किए, कलिराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम। रतनपुर में रत्नदेव प्रथम के बाद जितने भी थे सब बनाए। छुरी कोसगई को बहारेंद्र शाह ने बनाया था, और रायपुर को ब्रह्मदेव। ठीक है, ये क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ मंदिर भी देख लेते हैं। पाली का शिव मंदिर, इसके निर्माण कर्ता कौन थे, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। है क्या अवेलेबल, नहीं लाया, लाना भूल गया। ठीक है, पाली का शिव मंदिर निर्माण करता कौन थे, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। कितना टाइम हुआ,
कितना? कितना टाइम का रिकॉर्डिंग हुआ? चलिए ठीक है, लगभग 12 बज गए हैं रात को और ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन ठीक है, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। पालिका शिव मंदिर का निर्माण 12वां शासक विक्रमादित्य ने कराया था, लेकिन इसको जीर्णोद्धार जजलदेव प्रथम ने कराया था, याद है? वैसे राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलासतुंग ने कराया था, लेकिन इसके जो जीर्णोद्धार करता थे वो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति कौन, जगतपाल, वो करवाए थे। खरवत का लक्ष्मणेश्वर मंदिर सिरपुर के पांडुवंशी शासक ईशान देव ने निर्माण कराया, लेकिन इसके जो जीर्णोद्धार करता है वो कौन है, रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव, ये रखना। कलचुरी साहित्य एवं भाषा गोपाल मिश्र राज सिंह के दरबारी कवि थे, बताया था। तो हमने वहाँ पे एक खूब तमाशा तो पढ़ा था, उसके साथ साथ सुदामा चरित्र भी याद कर लेना, जैमिनी भी याद कर लेना, रामायण प्रताप भी याद कर लेना। ये सारे गोपाल मतलब कृष्ण भगवान, वहीं से लेट कर सकते हो। कृष्ण मतलब राम, सुदामा भी उसके दोस्त हो गए, वो बहुत तमाशा करते थे, मतलब मस्ती करते थे, तो खूब तमाशा, जैमिनी, ये सब याद कर सकते हो। तो रामायण प्रताप जो थे वो अधूरा लिख के चले गए, उसमें मृत्यु हो गई थी गोपाल मिश्र की। उसके बाद उसको कंप्लीट करने का काम किसने किया, माखन मिश्र ने किया। तो ये आपका पूरा कलचुरी वंश समाप्त हो गया, ठीक है, कलचुरी वंश जो है वो समाप्त, ठीक। चलिए, कोई भी दिक्कत होता है ना, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। जैसे कोई मैडम थी मधुसूदन यादव, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछा, तो मैंने उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। मैं जैसे ही आपके डाउट देखूंगा और जो मुझे लगेगा कि पब्लिकली इसको शेयर करना चाहिए, तो मैं उनके नाम का कमेंट मेंशन करके मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी बता दूंगा, ठीक है। बस 2 मिनट मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ, सांस ले लेता हूँ, देख रहा हूँ और कितना कराना बचा है, बताना तो बहुत सारा है। चलिए, अब पढ़ेंगे कवर्धा की फणी नागवंश, आज निपटा के रहेंगे मेडिवल हिस्ट्री, क्योंकि मुझे मालूम है मैं डिले कर दूंगा तो आपको कैसे हौसला दूंगा, ठीक है। मैं हार मान जाऊंगा तो आपको फिर कैसे मोटिवेट करूंगा, आपको भी पढ़ना है, ठीक। तब तक पढ़ा करिए जब तक ऐसा ना लग जाए कि भैया अब सर फटने वाला है। अब ऐसी स्थिति आ गई कि दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, उसी टाइम आपको एफर्ट डालना होता है, ठीक है। जब हम लोग पहले, अभी तो बैठा जाए, चेहरा दिख रहा है मेरा, आ रहा है, ठीक। तो जब हम जिम स्टार्ट करते थे, जिम किए थे, जब जिम जाते थे और बॉडी बनाने का शौक था, तो वहाँ जो ट्रेनर होते थे, वो ट्रेनर हमको ये बात सिखाते थे कि योगेन, जैसे तू पुशअप कर रहा है, 50 पुशअप करने के बाद थक गया ना, जब लगे कि भैया और एक भी पुशअप नहीं किया जा सकता, तब 5 पुशअप और कर लेना। और यकीन मान, वो जो 50 पुशअप है वो एक तरफ, और जो लास्ट का 5 पुशअप है वो एक तरफ, जो असली मसल गेन करेगा वो लास्ट का 5 पुशअप करेगा। तो बस वही एक्स्ट्रा कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टैमिना, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम कब होता है पता है, कौन करता है? जो आप थकने के बाद जो पढ़ रहे हो ना, जहाँ आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हैसियत रख रहे हो, कैपेसिटी से ज़्यादा आप काम कर रहे हो, वो चीज़ें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। नहीं तो मन करेगा तो सब कोई पढ़ लेंगे ना, समझ रहे हो बात को? मन करता, इच्छा करता तो सब कोई पढ़ लेता। आगे कैसे पढ़ोगे आप? जब आपका मन नहीं कर रहा होगा तब आपको पढ़ना पड़ेगा। हमको भी कभी कभी इच्छा नहीं करता पढ़ाने का, सुबह से क्लास ही लेना होता है, हो सकता है भी ये लंबा चौड़ा लेक्चर होगा तो सबका हालत खराब हो रहा होगा, लेकिन मैंने बोला ना, ऐसे करोगे तो सफलता से दूर हो जाओगे। मेरा शेड्यूल अगर पूछे, कई बच्चे नाराज होते हैं ना कि सर आप टाइम नहीं देते हो, बताते नहीं हो, स्टाफ को पकड़ा देते हो मोबाइल, तो पकड़ाना पड़ता है। जो शेड्यूल देखोगे ना, तो 4 घंटे की नींद मैं बस लेता हूँ, केवल और केवल 4 घंटे, और कोई कोई दिन ऐसे होता है कि 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही होता है। तो
अगर मैं अभी चश्मे निकाल के दिखाऊं तो देखो डार्क सर्कल दिखेगा आपको, ठीक है। तो 4 घंटे की नींद लेके मैं अभी अपना सारे टास्क का कंप्लीट कर रहा हूँ। अब आदत भी हो गया 4 घंटे का, सुबह क्लास लेना, शाम को क्लास लेना, फिर ऑनलाइन बच्चों का रिकॉर्ड, ऑनलाइन जो क्लासेस रहती है उसके लिए रिकॉर्ड करना, इतने सारे स्टाफ है सबको काम बताना, मैनेज करना, इतने सारे कॉल मैसेज आते हैं उन लोगों को हैंडल करना, कोर्स में प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जो पढ़ना है बच्चों को तो उसको लिए पढ़ना भी, जो पढ़ाना है उसको लिए पढ़ना तो पड़ेगा, अपडेट रहना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी रहती है। लेकिन अगर मैं हार मान के बैठ जाऊँ ना कि नहीं मैं थक गया, अब मेरा स्टेमिना यहीं तक है, तो आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आपको भी उस टाइम एफर्ट लगाना है जिस टाइम आप थक जाओ, जब आपका कोई साथ नहीं दे, ठीक है, जब सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाए, तब खुद से मोटिवेशन जनरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक। और वो बेचैनी आपके मन में रहनी चाहिए, पता है कौन सी बेचैनी, कैसी बेचैनी, कि यार मेरे को एक जॉब लेना है। और जॉब सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं है दोस्त, बता रहा हूँ। जॉब में कितना पैसा कमा लोगे आप, 25,000 30,000। हालांकि अगर बेरोजगार हैं कोई और किसी व्यक्ति की एक भी रुपये आए नहीं है, उसके लिए 25-30 हज़ार भी बहुत है। लेकिन टाइम बाद ऐसा लगेगा कि नहीं सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में उदाहरण देता हूँ, बताता हूँ बच्चों को कि एक मेरा मित्र है, व्यापारी हैं, ठीक है, व्यापारी हैं और नो डाउट करोड़ों का टर्नओवर है उनका। और मेरा जब जॉब लगा था तो 30-40 हज़ार की सैलरी, उससे ज़्यादा नहीं। तो समाज में उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट मेरे को मिलता था। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, बस बताना चाह रहा हूँ आपको। और वो बोलता भी था, वो जो दोस्त है वो बोलता भी था कि मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं व्यापारी होकर करोड़ों रुपए कमा लूँ ना, तो मेरी उतनी रेस्पेक्ट नहीं होगी जितनी समाज में सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति की है। आपके भी अभी आप खाली महिला हो, एक घरेलू महिला हो गए हो, अगर कुछ काम नहीं करो तो घरेलू महिला हो, शादीशुदा हो तो और आपकी स्थिति बदतर है, क्यों कोई रेस्पेक्ट नहीं करता होगा आपको। सभी के सभी आपको काम करने वाली बाई समझ रहे हैं, समझ लो घर में, बस यही हैसियत हो जाती है। अगर आप अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हो ना तो बस वही हैसियत रह जाएगी, भले सुनने में बुरा लगे लेकिन वास्तविकता यही होती है, ठीक है। तो घर से बाहर कदम रखने का एक अवसर ये आपको मिला है, तो इस टाइम जितना जी प्राण हो सकता है लगाइए, जितना दमखम है लगाइए, ठीक है। कम सोइए, टाइम नहीं मिल रहा बोलते हो, कम सोइए, क्या दिक्कत, लेकिन करना तो पड़ेगा। आपकी परेशानी आप ही को झेलनी है और दूसरा कोई साथ नहीं दे सकता, ठीक है। ठीक, तो मोटिवेटेड रहा करिए। क्या तकलीफ है, पढ़ते पढ़ते मर थोड़ी ना जाओगे। जब हम पढ़ते थे तो ऐसे सोचते थे, हमारे जो गुरु हैं ऐसे ही चमकाते थे, मर जाएगा क्या पढ़ पढ़ के, थक गया पूरा दिमाग, तो बस वही बातें लग जाती थी। और मन में रहता था कि नहीं यार समाज में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एक अलग ही ओहदा होता है। मैं अकाउंटेंट था नगर पंचायत उतई में, जो लास्ट मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा है 43 मिनट का, कितने मिनट हुआ है? तो लास्ट दिसंबर 2021 में मैंने रिज़ाइन दिया, उसके बाद मैं ज्वाइन नहीं किया, दूसरा कोई जॉब ज्वाइन नहीं किया। जैसे बताता हूँ 16 एग्ज़ाम निकले, अलग अलग क्रैक किए, तो उसमें सेकंड रैंक जिसमें आया था अकाउंटेंट में 2018 के एग्ज़ाम में, उसको मैंने ज्वाइन किया था। मेरा काम अकाउंटेंट का रहता था, चेक काट के देना। तो सारे जो बैंक में फंड्स हैं ना वो मेरे हाथ में रहते थे, और बैंकिंग के लिए बैंक जो है उनके स्टाफ के लिए फंड्स कितना इंपॉर्टेंट है वो बैंक वाले से पूछना। करोड़ों करोड़ों का फंड रहता था, 4 करोड़ 5 करोड़ 10-10 करोड़ का फंड। तो उसके लिए मैनेजर आके लाइन लगाता था मिलने के लिए, योगेंद्र सर थोड़ा सा फंड दे दो, थोड़ा सा फंड दे दो, ये स्थिति होती थी। तो जो मेरे से डबल उम्र का भी व्यक्ति होता था ना, वो सर 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 सर, छोटे बड़े सब एकदम इज्जत दे के बात करते थे, सर सर। मैंने जस्ट रिज़ाइन दे दिया और उसको मालूम चला, जो बैंक मैनेजर था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मालूम चला कि रिज़ाइन दे दिया। अब उसको मालूम कि भैया अब मेरे से कोई काम नहीं है उसको। तो जो योगेंद्र सर थे वो योगेंद्र भाई हो गए, अबे योगेंद्र हो गए, अरे योगेंद्र हो गए। तो समझ रहे हो, इज्जत मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बताता हूँ कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है वो ओहदा। वो 30-40 हज़ार सैलरी ही मात्र नहीं है जो आपको मिल रही है, वो मान सम्मान भी मिल रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। कहीं बैठोगे ना कोई अधिकारी बन के, बोले अरे मैडम के लिए चाय लगवाओ, भाई स्पेशल वाला चाय दे, भाई नाश्ता लगा मैडम के लिए, वो 10 रुपये का ही नाश्ता रहेगा, 10 रुपये का चाय रहेगा, लेकिन वो 10 रुपये का मोल 10 रुपये का नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा है जो आपको रेस्पेक्ट मिलता है। तो उस रेस्पेक्ट के लिए पढ़िए, उसको इमेजिन करिए, उसको फील करिए ना। लेकिन आप तो नहीं,
थक गए तो बैठ गए चुपचाप पढ़ने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवर्धा के फणी नागवंश, कवर्धा ये अगर छत्तीसगढ़ वाला एरिया है तो इधर कबीरधाम कवर्धा वाले क्षेत्र में एक राज करते थे, कौन? फणी नागवंशी शासक याद करते थे। इसके भी लाइन से हम देखते हैं कौन से इसके जो शासक है उसको याद करते हैं। कैसे रखना, देखो फणी नागवंश, नाम से नाग क्लियर है, तो नाग अगर सामने दिख जाए तो भैया चिल्लाओगे आप अयो रामो करके, तो अयो रामो से याद कर लेना अहिगो रामो। क्या याद करोगे? अहिगो रामो। तो अहि से याद रखना अहिराज, गो से याद रखना गोपाल देव, रा से याद रखना रामचंद्र देव, और मो से याद रखना मोनिंग देव। अहिगो रामो, अहिराज, गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव। इसका शासन क्षेत्र किधर रहता था? कवर्धा में। कहाँ? कवर्धा में। अब लाइन से अहिराज पहले व्यक्ति हैं तो संस्थापक भी कौन होंगे? अहिराज होंगे। गोपाल देव बहुत फेमस है, गोपाल देव के बारे में क्या याद रखना, तो कवर्धा में भोरम देव मंदिर है, भोरम देव मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था? गोपाल देव ने कराया था। सर भी जो गोपाल सिंह पढ़ के आ रहे हैं वो गोपाल मिश्र वो अलग है और ये अलग है ना, दोनों अलग अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये राजा है, वो दरबारी कवि थे। तो जो गोपाल देव थे उन्होंने कवर्धा में जो भोरम देव मंदिर है उसका निर्माण कराया। कब कराया? 1089 में, 1089 में निर्माण कराया, ठीक है, ध्यान रहेगा, क्लियर। तो गोपाल देव ने 1089 में 1089 में कवर्धा में छपरी के निकट चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया 11वीं शताब्दी में। भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। भोरम देव मंदिर नागर शैली में निर्मित है। और गोपाल देव के सहयोगी कौन थे जिन्होंने मंदिर में निर्माण कराने में हेल्प किया? तो लक्ष्मण देव राय थे, ठीक है। कौन थे? लक्ष्मण देव राय। गोपाल देव के बाद आते रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव ने क्या बनाया? मड़वा महल का निर्माण कराया, ठीक है, चौरा ग्राम में मड़वा महल, वही आसपास में रामचंद्र देव ने 1339 ईस्वी में, 1339। सर 1089 और 1339 काफ़ी गैप है, हाँ है। तो पूरे शासक के बारे में नहीं पढ़ रहे ना, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स में। तो रामचंद्र देव ने 1339 ईस्वी में, 1339 बोलता हूँ, 1349 में चौरा ग्राम में मड़वा महल या उसको देवला देव भी बोला जाता है, उसका निर्माण कराया। और छेरकी महल का भी निर्माण करवाया। तो रामचंद्र देव की राम भगवान की शादी हुई थी नहीं, तो शादी कहाँ हुई होगी? मंडप में, मंडप मतलब मड़वा में, तो वैसे लेट कर सकते हो। मड़वा महल का निर्माण किसने कराया? रामचंद्र देव ने कराया। उसी को दूल्हा देव भी बोलते हैं, दूल्हा महल। और छेरकी महल का भी निर्माण कराया। छेरकी महल इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना बकरी का गंध आता है, छेरी टाइप का बदबू आता है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और यह 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। रामचंद्र देव का विवाह कलचुरी राजकुमारी किससे हुआ था? अंबिका देवी के साथ हुआ था, इसको रखना। लास्ट रूलर हुए मोनिंग देव, ये अंतिम फणी नागवंश से सकते हैं, बस इसमें इतना याद रखना। याद रखना मड़वा महल जो कवर्धा महल है उसका डिजाइन किसने कराया था? महाराजा धर्मराज सिंह ने। उसके जो महल का डिजाइन है वो किसने कराया? धर्मराज सिंह ने याद करा, ठीक है। इसके प्रथम गेट को हाथी गेट या हाथी दरवाजा भी बोला जाता है, ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं बस्तर के छिंदक नागवंश। बस्तर के छिंदक नागवंश या चक्रकोट के छिंदक नागवंश। इनकी राजधानी चक्रकोट थी जो बारसूर क्षेत्र है दंतेवाड़ा में। इनकी उपाधि भगवतीपुरेश्वर है, अभी मैंने याद कराया था। कैसे याद करना? कहीं छेदोगे भोंगोगे तो छेदा हो जाएगा, तो जैसे चाकू भोंगोगे तो छेदा हो जाएगा। भोगने से आगना भगवतीपुरेश्वर और छेदने से आगना छिंदक नागवंशी। इनका ध्वज सर्प चिन्ह रहता था, सांप का चिन्ह रहता था उसमें, और राज्य चिन्ह क्या है? बाघ और बाघ का शावक, ठीक है। इसके शासक की ट्रिक है, इसको छोड़ देना, अभी ये क्रम चेंज हो गया है, किताबों में अलग बताया है, ठीक है, इसको छोड़ देना। बस अंतिम शासक हरिश्चंद्र था, उसको याद रखना। आगे देखते हैं इनका सोर्स कहाँ है। एर्राकोट से प्राप्त तेलुगु अभिलेख व टेमरा शिलालेख से प्राप्त सती स्मारक लेख से ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। इनके प्रमुख शासक पे चर्चा करते हैं। एक शासक है धारावंश, जिसके सेनापति कौन थे? चंद्रादित्य। तो इस चंद्रादित्य ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। मेरे वीडियो शॉर्ट्स में कुछ दिन बाद देख लोगे, मैं पूरे बस्तर ट्रिप गया था ना, तो सारे वीडियोस जितने भी महल हैं, मंदिर हैं, कोई आर्कोलॉजिकल साइट्स है, उसका वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ है, तो यूट्यूब शॉर्ट्स में अवेलेबल है, देख सकते हो। तो धारावंश जिसके सेनापति कौन थे? चंद्रादित्य थे। तो चंद्रादित्य ने बारसूर में निम्नलिखित कार्य कराया। एक तो अपने नाम से चंद्रादित्येश्वर या चंद्रादित्य मंदिर बनाया, चंद्रादित्य सरोवर बनाया, तालाब बनाया, 32 मंदिर बनाया जो भगवान शिव का जुड़वा मंदिर बोला जाता है। और 32 मंदिर, ये 32 खंभों में टिका हुआ है ना, 32 खंभों में। मामा भांजा मंदिर बनाया और विशाल गणेश प्रतिमा है, ठीक है, विशाल गणेश प्रतिमा है और मामा भांजा भी मंदिर है, वहीं पे सब आसपास ही है। फिर सोमेश्वर देव प्रथम, याद है जाजल्य देव प्रथम ने अटैक किया था, तो इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज और परम भट्टारों को परमेश्वर, इसकी उपाधि थी। इसके स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले? बिलासपुर से मिले। इसका युद्ध किसके किसके साथ हुआ? तो रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव को हराया, इसने पृथ्वीदेव को हराया और जाजल्य देव ने इसको हराया। इसने पृथ्वीदेव को हराया और जाजल्य देव प्रथम ने इसको हराया। फिर लास्ट हरिश्चंद्र देव ये अंतिम शासक थे, इसे हराकर अन्नम देव ने 1324 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में काकती वंश की नींव रखी। हरिश्चंद्र की एक बेटी थी चमोली देवी, जिसने अन्नम देव ने इसके पास विवाह प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसने ठुकरा दिया और लड़ाई झगड़ा किया। तो चमोली देवी ने अन्नम देव के साथ विवाह
प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उससे युद्ध किया। फिर आ जाते हैं बस्तर के काकती वंश। तो ये हरिश्चंद्र के साथ बस्तर के काकती वंश का कैसे युद्ध चालू हो गया, तो ये लगभग खिलजियों के शासनकाल का समय था। और ये जो काकती वंश थे या चालुक्य वंश बोल लो, काकतीय चालुक्य वंश के नाम से ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले एरिया में लोग शासन करते थे। तो यहाँ पे खिलजी वंश का प्रभाव पड़ा, मतलब वहाँ अटैक होना चालू हुआ। तो एक शाखा ऊपर आ गई मतलब छत्तीसगढ़ की तरफ आ गए। तो इन्हीं लोग का लड़ाई झगड़ा किसके साथ हुआ, ये जो हरिश्चंद्र है छिंदगना वंशी, उन लोग के साथ हुआ। तो अन्नम देव के साथ लड़ाई हुआ और अन्नम देव जीत जाते हैं और वहीं से बस्तर में काकती वंश की नींव रखते हैं। ठीक है, और ये राजा महाराजा का शासनकाल अभी तक चले आ रहा है। अभी वर्तमान में ये काकती वंश के राजा कौन है, तो कमल चंद भंसदेव है, कमल चंद भंसदेव जी। ठीक है, तो बस्तर के काकती वंश के राजा के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासनकाल 1324 से लेकर 1961। और बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है कौन, बस्तर के काकती वंश। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा शासन तो वो कलचुरी वाला था। इसकी राजधानी कौन कौन थी, देखो अलग अलग राजधानी है, ये चेंज कराए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो राजधानी थी सबसे पहले मनधोता, जो अन्नम देव ने बनाया। तो देखो अन्न खाने से पहले हाथ वाथ धोना पड़ता, नहीं धोता, तो मनधोता अन्नम देव। और कभी मन होता तो धोते, नहीं तो नहीं धोते, ऐसे याद कर लेना। चक्रकोट पुरुषोत्तम देव ने बनाया, बस्तर को राजधानी दिक्पाल देव ने बनाया और जगदलपुर को दलपत देव ने बनाया। इनका शासन क्षेत्र क्या था, बस्तर। कुल देवी इनकी दंतेश्वरी देवी है, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी, दंतेवाड़ा और बस्तर में दंतेश्वरी देवी है, वो है। अब इसके लाइन से शासक को याद करने के लिए एक मैंने कोड बनाया हुआ है। हो सकता है कि अभी जितने मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा आपके माइंड के ऊपर से जा रहा होगा, तो पॉज करके अगले दिन देख लेना अगर आपको जम रहा होगा, या थोड़ा सा रेस्ट लेके देख लेना। अब मेरे को तो बिना रेस्ट लिए बता नहीं है। इसके कोड मैंने इस तरीके से तैयार किए हैं। अब समझ लो एक लड़की है जो अपने काका को बता रही है किसी पुरुष के बारे में जो उसको पसंद है। तो क्या बताएगी, काका अन्नब पुरुष प्रतापी है, वीर है और दरिया दिल है, और आज से ये मेरा है। मतलब किसी पुरुष के बारे में बता रही जिसका नाम है क्या, अन्नब। तो काका को बता रही है, अपना काका को। तो काका से काकती वंश याद रहेगा। तो क्या बता रही है, अन्नब पुरुष। अब इसके बारे में बताएगी तो बताएगी ना भैया, जब आप ही किसी को इंट्रोड्यूस करोगे, कोई आपको पसंद आ गया और घर वाले परिवार वाले को बताना है कि मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, तो उसके बारे में बताओगे ना कि ये गवर्नमेंट जॉब करता है, भैया पटवारी है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, तो कुछ तो बताओगे। अच्छा बहादुर है, स्मार्ट है, दिखता है अच्छा दिखता है, और नहीं भी दिखे खसवा है, तो भैया कमाता अच्छा से कुछ बताओगे। बस वैसी वो भी बता रही है, काका अन्नब पुरुष प्रतापी है, वीर है, दरिया दिल है, और आज से क्या है, मेरा है, आज मेरा है। फिर बस याद करना, उसके बाद का भले मीनिंगफुल ना लगे लेकिन याद कर लेना। दरिया में ही भोपाल भरा है, रानी रुद्र प्रफुल्ल पवीर है। दरिया में ही भोपाल भरा, रानी रुद्र प्रफुल्ल पवीर, मुझे याद कर लिया, 3-4 बार आप भी पढ़ोगे, याद हो जाएगा। तो काका से आखना काकती वंश के लाइन से शासक है। अन्नब, अन्न से आखना अन्नम देव, भ से आखना भैरव देव, पुरुष से आखना पुरुषोत्तम देव, प्रतापी से प्रताप राज देव, वीर है से वीर सिंह देव, दरिया दिल है तो दरिया में द से दिक्पाल देव, रिया से राजपाल देव, दिल से दलपत देव, आज मेरा है से अजमेर सिंह, दरिया से दरिया देव, मेही से आखना महिपाल देव, भोपाल भरा है भोपाल देव, भरा से भैरम देव, रानी रुद्र प्रफुल्ल पवीर है तो रानी से रानी चोरिस, प्रफुल्ल से रानी रुद्र, रुद्र से रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल से प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीर है से प्रवीर सिंह भंजदेव। इन लोग लाइन से शासनकाल आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए ज़्यादा नहीं है, बस 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए लाइन से ये शासक याद कर लेना, पॉज करके। अन्नम देव के बारे में पढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अन्नम देव छत्तीसगढ़ में काकती वंश के संस्थापक थे, पहले राज थे। इनकी राजधानी क्या थी, मनधोता बस्तर थी। अन्नम देव ने दंतेवाड़ा जिले में डंकनी शंकनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करा। याद करना, अगर दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में, 2 जगह दंतेश्वरी मंदिर, एक तो दंतेवाड़ा में और एक बस्तर के जगदलपुर में। ठीक है, तो जो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है वो अगर आप देखोगे तो 2 नदियाँ से आके मिलती है, एक का नाम है डंकनी, एक का नाम है शंकनी। तो डंकनी शंकनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया, किसने, अन्नम देव ने। ठीक है, फिर पुरुषोत्तम देव राजधानी मनधोता से कहाँ लेके आ गए, चक्रकोट लेके आ गए, चक्रकोट स्थानांतरित किया। इनको उपाधि मिली थी रथपति, जो पुरी के शासक द्वारा दिया गया था, और इन्होंने ही, पुरुषोत्तम देव ने ही बस्तर दशहरे की शुरुआत की थी। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा गोंचा पर्व की शुरुआत भी पुरुषोत्तम देव ने की, और बस्तर दशहरे की शुरुआत भी पुरुषोत्तम देव ने की। कहानी क्या था, पुरुषोत्तम देव किसी कारणवश जगन्नाथपुरी गए थे, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की दर्शन करने गए थे। तो जब वहाँ दर्शन करने गए तो वो थोड़ा लोट लोट के गए, तो उसकी उस श्रद्धा भक्ति को देख के उड़ीसा के जो राजा थे वो उससे खुश हो गए।
उन्होंने बोला भैया इतना श्रद्धा भक्ति मैं नहीं देखा, वो खास करके राजा को। तो उस राजा को उन्होंने एक रथ गिफ्ट किया, एक रथ दिया और उनको उपाधि दी रथपति। अब भैया वापस जाओगे तो उस रथ में बैठ के जाना। तो वो जब रथ लेकर आए तो उस रथ की पूरी परिक्रमा कराई गई और वही रथ यात्रा वहीं से प्रारंभ हो गया, रथ यात्रा गोंचा पर्व। ठीक है, गोंचा पर्व रथ यात्रा बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो वो भी पुरुषोत्तम दिन ने स्टार्ट किया। और बस्तर दशहरा, हम लोग जो नॉर्मल दशहरा मनाते हैं ना, वैसा दशहरा नहीं है। बस्तर दशहरा 75 दिन चलता है। तो 75 दिन का बस्तर दशहरा भी किसने स्टार्ट किया था? पुरुषोत्तम देव ने स्टार्ट किया था, याद रखना। ठीक है, फिर प्रतापराज देव, इसकी सेना ने गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह की सेना को हरा दिया था। प्रतापी है तभी तो हराया होगा। सोचो, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह कितना फेमस शासक है, मिडियल हिस्ट्री में पढ़े होगे। उसको इसने हरा दिया, क्यों? प्रतापी था। तो प्रताप राजदेव से याद रखना, ऐसा गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह की सेना को हरा दिया था प्रताप राजदेव। दिक्पाल देव ने राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित कर लिया। फिर राजपाल देव, इसकी उपाधि थी प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, राजपाल की। फिर दलपत देव, इसकी राजधानी थी जगदलपुर, इन्होंने राजधानी जगदलपुर को बनाया। इनके शासनकाल में नीलूपंत या नीलू पंडित ने आक्रमण किया जो असफल रहा। ठीक है, एक प्रकार के भोसला आक्रमण था। इसके चलते दलपत देव ने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, करना पड़ा। फिर दलपत देव ने अपने नाम से दलपत सागर झील का भी निर्माण कराया। जो दंतेश्वरी मंदिर है ना, बस्तरपुर में, जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर, बस्तर के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर, जो अन्नम देव ने बनाया वो तो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है। तो जो बस्तर के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर है ना, वहीं से ऐसे एक बोर्ड लगा हुआ है, आगे जाके दलपत सागर दिखेगा, तो वो उन्हीं का बनाया गया है। दलपत देव ने अपने नाम से दलपत सागर झील का निर्माण कराया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील दलपत झील ही है। अजमेर सिंह, इन्हें बस्तर क्षेत्र में कांति का मसीहा कहा जाता है। तो ये अभी विद्रोह अजमेर सिंह आपको याद आ गया होगा। अभी सबसे पहला पार्ट जो पढ़े हम लोग, जनजातीय विद्रोह 1774 का, वो अजमेर सिंह ही नेतृत्व करते थे ना, हलवा विद्रोह के, तो वही है। दरियादेव ने ब्रिटिश अधिकारियों और मराठों के साथ षड्यंत्र रचकर अजमेर पर आक्रमण कर दिया। अजमेर सिंह के नेतृत्व में बस्तर का प्रथम जनजातीय विद्रोह हलवा विद्रोह 1774 में प्रारंभ हुआ, जिसके बारे में मैं हलवा विद्रोह में बता चुका हूँ। इस विद्रोह के समाप्त होने के बाद सत्ता दरियादेव के हाथ में आ जाती है। यहाँ से काकती वंश के शासक मराठों के अधीन आ जाते हैं, क्योंकि इसने मराठों और ब्रिटिशर्स का हेल्प लिया था। तो अब मराठा अधीन शासक देखेंगे दरियादेव, हालांकि लाइन से वही पढ़ रहे हैं दरियादेव। तो दरियादेव और दुनिया भर के मराठे ये सब थे ना, उनके बीच किसकी संधि हुई? कोटपाड़ की संधि हुई। कब? 1778 में। इन्होंने सत्ता हस्तांतरण हेतु जयपुर, उड़ीसा, नरेश विक्रमदेव और मराठा शासक बिम्बाजी भोसले के प्रतिनिधि अवीर राव के मध्य 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि हुई थी। इस कोटपाड़ की संधि को याद करना। फिर भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ इसी के समय में, 1795 ईस्वी में, दरियादेव के समय में। क्या था? जेटी ब्लंट के आगमन के विरोध में। तो ये इधर बस्तर क्षेत्र में आना चाह रहे थे, लेकिन इसको आदिवासी लोग रोक देते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जेटी ब्लंट के आगमन के विरोध में ब्रिटिश यात्री जेटी ब्लंट बीजापुर क्षेत्र के भोपालपट्टनम से बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन स्थानीय आदिवासियों ने उन्हें रोक दिया। इसी कारण दोनों पक्ष के बीच विवाद हो गया। हम इसे ही भोपालपट्टनम के संघर्ष से जानते हैं, जो कब हुआ? 1795 में, और ब्लंट को वापस कलकत्ता जाना पड़ा था। फिर आंग्ल मराठा दिन शासक देखे तो महिपाल देव, इसके शासन में 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में पर्लकोट का विद्रोह हुआ। तो इस विद्रोह के बारे में बता चुका हूँ सबसे शुरुआत में ही, तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसके शासनकाल में मराठा शासक व्यंकोजी भोसले के सेनापति रामचंद्र बाग ने आक्रमण किया और इस युद्ध में महिपाल पराजित हुए थे। रामचंद्र बाग ने आक्रमण किया था। इसके शासनकाल में मराठा शासक व्यंकोजी भोसले के सेनापति कौन? रामचंद्र बाग ने आक्रमण किया था और महिपाल हार गए थे। फिर भोपाल देव 1842 से 53, भोपाल देव के टाइम में 2 विद्रोह है, टेढ़ा पर मेरा करके याद कराया था शुरुआत में, तो वही तारापुर और मेरिया विद्रोह हुआ। और मराठा शासकों ने नरबली प्रथा के आधार पर भोपाल देव पर अभियोग लगाया था। ये जो मेरिया विद्रोह हुआ था ना, उस जनजातीय विद्रोह में तो नहीं बताया था। मेरिया विद्रोह एक्चुअली किसके बोलते थे? तो बलि दी जाती थी, जानवरों की बलि दी जाना तो आप सुने ही होंगे, लेकिन इंसानों की भी बलि दी जाती थी। नर बलि बोलते थे इसको, ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो जिसकी नर बलि दी जाती ना, जिसकी बलि जाती थी, उस व्यक्ति को मेरिया बुलाता था। तो मराठों और अंग्रेजों को लगा भी ये कैसा सिस्टम है, ये तो सीधा सीधा हत्या है, मर्डर है। तो इसी वजह से क्या इस पर अभियोग लगा दिए है ना, केस कर दिया किस पे? भोपाल देव पर। तो मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 में, उसी के कारण हुआ था। आदिवासी ने कहा कि भैया ये जो आप नियम कानून ला रहे हो ना, वो सीधे सीधे हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे कल्चर में है बलि देना, मतलब हम देंगे, ऐसा था। ब्रिटिशकालीन शासक लॉर्ड डलहौजी ने 1854 को हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके चलते छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। तो एक्चुअल में यहाँ भले नाम दिख रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ के शासक शासन कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था, ये इधर नागपुर के जो भोसला वंश थे ना, या मराठे बोल लो, मराठों का प्रभाव इधर छत्तीसगढ़ में पड़ चुका था। तो छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं किसके अधीन आ चुका था? मराठों के अधीन। अब 1854 में होता है क्या कि नागपुर को जो डलहौजी रहते हैं, वो व्यवगत के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नागपुर को अपने बस में कर लेते हैं, मतलब अपने हाथ में ले लेते हैं नागपुर के शासन को। तो छत्तीसगढ़ चूंकि नागपुर के अधीन था, तो छत्तीसगढ़ और नागपुर दोनों किसके अधीन आ जाएगा? ब्रिटिश के अधीन। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था?
व्यवगत का सिद्धांत क्या था? तो अंग्रेजों ने एक नीति लाई, नीति का नाम था व्यवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत ये बोला गया कि हम अपना राज्य विस्तार तो नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन किसी राजा का खुद का बच्चा नहीं हुआ, खुद का वंशज नहीं हुआ आगे बढ़ाने वाला, तो हम उसको कब्जा कर लेंगे। और अगर आप गोद लेते हो तो भैया हमारे हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। इधर खुद का बच्चा नहीं था नागपुर वाले के पास, ठीक है। फिर आगे भैरम देव, इसके शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट का 1856 में बस्तर आगमन हुआ। किसके टाइम में? भैरम देव। तो इसके शासनकाल में 3 जनजाति विद्रोह हुए थे, याद कराया था, लिंगागिरी, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह। फिर रानी चोरी से जुगराज कुंवर, इसका भी विद्रोह था। भैरम देव के शासनकाल में जुगराज कुंवर ने विद्रोह किया, जिसे रानी चोरी का विद्रोह कहा था। रानी चोरी का मतलब होता है रानी का प्रकोप, ठीक है। रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव इसकी उपाधि थी सेंट ऑफ जेरूसलेम। इनकी शिक्षा कहाँ कंप्लीट हुई? राजकुमार कॉलेज रायपुर में। और इसके समय में जगदलपुर को चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता था। किसके समय में? रुद्र प्रताप देव के टाइम में। इसके शासनकाल में गुंडाधर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह भी हुआ। कहाँ पे? कोंडा गांव में। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। इस समय में ही, इसके समय में बस्तर में घाटी पुनी की शुरुआत हुई, एक प्रथा है घाटी पुनी। फिर और देखते हैं प्रफुल्ल कुमारी दी, ये 12 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गई और छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका अगर पूछा जाए कौन है इंपॉर्टेंट है, प्रफुल्ल कुमारी देवी। फिर देखते हैं प्रवीण चंद्र भंजदेव के बारे में, ये अंतिम काकतीय वंश शासक थे। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता था। और छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय में बस्तर रियासत के शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1966 में जगदलपुर राजमहल में पुलिस द्वारा गोली चलाने से प्रवीण चंद्र भंजदेव की मृत्यु हो गई और बोला था कि ये एक साजिश थी। अब ज़्यादा खुलकर बोला नहीं जा सकता वीडियो में ऑनलाइन, बट इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आप देखिएगा जरूर। तो प्रवीण चंद्र भंजदेव को मार दिया गया था और गोली चला के घेर के उसके राजमहल में उसकी हत्या कर दी गई, मृत्यु। और बोला था कि जो नक्सलवाड़ी से चालू हुआ था ना, तो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी थे कहीं ना कहीं नक्सली में भर्ती इसलिए हुए, इसी वजह से उनको ये बताया गया कि भैया आपके राजा को मार दिया गया, आपके राजा को मार दिया गया, आपके राजा को मार दिया, ऐसा बोल बोल के भड़काए, ठीक है। खैर वो बात की बात है, हमारे टॉपिक में नहीं है, उसको याद रखना। ये जनजाति विद्रोह, इसके बारे में मैं शुरुआत में तो बता चुका था, इसमें थोड़ा सा डिटेल दिया है, आप ये पॉज करके देख सकते हो, याद भी कर सकते हो, सारी चीज़ें तो इसमें बताई दी है। पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लेना, एक बार रीड मार लेना। ठीक, ये अब अलग टॉपिक हो जा रहा है। आपने इतना पेशेंस रखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बोलोगे सर आप क्यों शुक्रिया बोल रहे हो? तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ें। ठीक, मैं अपना जॉब छोड़ा ही इसलिए हूँ कि मेरे अगर एक जॉब छोड़ने से अगर मैं 100 लोगों का लगा सकता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो काम ज़्यादा प्रेफरेबल है। वो लगे नहीं सर ये बात तो नहीं है, आप पैसा कमाना चाहते हो तो भैया पैसा, मैं जिस जॉब में था ना, सैलरी छोड़ दो, बहुत सारे माध्यम होते पैसे कमाने के, ठीक है, पब्लिकली नहीं बोला सकता। तो इतना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पैसा दे सकता था। कई लोगों का कमेंट आता है आप कैसे करोगे, नेगेटिव पीपल भी होती है, नेगेटिव पर्सन, लेकिन उनके बुद्धि के बारे में सोचता हूँ तो लगता है, मैं बोला जितना पैसा वहाँ कमाता ना, यहाँ कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होता। सर फिर फीस क्यों लेते हैं जब सेवा ही करना है, कई बच्चों का कमेंट आता है। तो इसलिए कि अपना मेरा खुद का परिवार है, खुद का जीवन है, उसके लिए चार्ज नहीं लूँ, तो थोड़ा लॉजिकल कमेंट किया जाना चाहिए बच्चों के मन में। बट ठीक है, उतने नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता, बट ओके। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने छत्तीसगढ़ी भाई बहन को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, अच्छे से अच्छे पोजीशन पे आप लोग पहुँचे। खासकर मैं, मेरी खुद की 3 बहनें हैं और यकीनन मैं जितने भी महिलाएं आती हैं ना क्लास में, तो उनको मैं बोलता ही हूँ, मेरी 3 बहनें और तीनों बहनें अच्छे पोजीशन पे है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देखकर कि सभी के सभी एक अच्छे पोजीशन में पहुँचे हुए हैं। और पहले उनका जितना मान सम्मान नहीं था ना, अब खानदान में, समाज में, हर जगह अच्छा मान सम्मान है। हमारे साहू समाज में सब जगह मान सम्मान है। क्यों? जॉब है, अच्छा खासा जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, तो तीनों एक मुकाम पर पहुंच गए हैं। ये देख के मुझे काफ़ी खुशी होती है और मैं डिफरेंस भी महसूस कर पाता हूँ कि जब वो बेरोजगार थे तो कैसा रेस्पेक्ट था और अभी कैसा रेस्पेक्ट है। बस यही आपके लिए भी बोलना चाहूँगा, जितने भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं, उम्मीद है कि सभी का जॉब लगे। संभव तो नहीं है कि जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, जितने वीडियोज़ देख रहे हैं सबका लग जाए, लेकिन मैं दिल से दुआ करूँगा और ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जितने भी लोग सीरियसली देख रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनका मेहनत ज़ाया ना हो और सभी का जॉब लग जाए, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा कहते हैं। डे 4 में हम कल प्राचीन इतिहास देख लेंगे, आज तो ये डे 3 का वीडियो लेक्चर है। एक दिन लेट मिला बट ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा आगे चल के।
तो डे 4 में मैं सोच रहा हूँ प्राचीन इतिहास कवर करा दूँ, और डे 5 में हम मॉडर्न हिस्ट्री देख लेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री देख लेंगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।